तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक्चुअल में स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक मैंने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराई थी और उसके मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड करे हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोज़ मिस करे हैं तो पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए, क्योंकि इस पूरे लेक्चर में मैं उस वीडियो की बार-बार बात करूँगा, क्योंकि हम बिना बेसिक्स के हम ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते। अब अगर हमने बेसिक्स पढ़ रखा है तो इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं एक-एक पेज एनसीईआरटी का इसमें अटैच कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ये समझाऊँगा कि कैसे काम करना है, कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है? और कैसे हम क्वेश्चन को ये समझ सकते हैं कि कैसे इसे कन्वर्ट करना है या वगैरह जो भी है, वो सब कुछ जो है वो हम इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन देखेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। तो शुरू करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एल्काइल हैलाइड का, कि एल्काइल हैलाइड होता क्या है। बहुत सिंपल सा है, सब लोगों को पता होगा कि अगर हमारे पास कोई कार्बन है, कार्बन को हम आर से दिखाते हैं। जब हमारे पास कार्बन का नंबर फिक्स नहीं होता है तो हम उसे आर कहते हैं, एल्काइल कहते हैं। और इसमें हेलोजन लगा देंगे। अब हेलोजन क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो हम यहाँ पे हेलोजन लगा देंगे कोई भी, ठीक। तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा CH3, ठीक है, Cl। ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब अगर मैं इसी में अगर मैं एल्काइल पार्ट की जगह पे बेंजीन ले लूँ, बेंजीन, ठीक, और उस पे अगर मैं कोई क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन जोड़ दूँ, तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड की जगह पे इसका नाम हो जाएगा अराइल हैलाइड, ठीक। दिस इज योर अराइल हैलाइड, ठीक। तो अराइल हैलाइड बोल देंगे अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई क्लोरीन या फ्लोरीन या कुछ भी अगर हुआ तो। बहुत सीधा सीधा है, ठीक। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हमें एक कार्बन नजर आता है, मैंने बेसिक्स में भी बात करा था, जब मैंने IUPAC का बात करा था, बेंजीन के ऊपर अगर कोई कार्बन होता है तो उसे बेंज कहते हैं, ठीक। और इसके ऊपर अगर कोई हेलोजन लगा हुआ है तो इसे कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। ये सारे टाइप्स बता रहा हूं मैं एल्काइल हैलाइड का। उसके बाद उसके बाद अगर मैं और भी टाइप बताऊं, तो अगर हमारे पास अगर कोई डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ गया, डबल बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन जुड़ गया, तो इसको कहते हैं विनाइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड, ठीक। कॉमन नेम है, याद रखेंगे। विनाइल अगर बोला होगा इसका मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से अगर कोई हेलोजन जुड़ा होगा तो उसे अलाइलिक हैलाइड कहते हैं, अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हैलाइड के टाइप्स बता दिए मैंने। अगर कार्बन स्ट्रेट चेन में क्लोरीन लगा होगा तो उसे अल्काइल हैलाइड कहेंगे। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो अराइल हैलाइड कहेंगे। बेंजीन पे कार्बन जुड़ा हो, उससे जुड़ा हो तो बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। एंड विनाइलिक हैलाइड, हैलाइड अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ा हो और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहेंगे हम क्या? अलाइलिक हैलाइड, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आगे अगर मैं बात करूंगा तो सब लोगों को पता होगा, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर अगर हमारे पास कोई हैलाइड है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास CH3, CH2 और Cl है, तो मैं इस Cl को रिप्लेस कर सकता हूँ। एक्चुअल में मैं इस Cl को रिप्लेस कर सकता हूँ कुछ ऐसा न्यूक्लियोफाइल ऐड करके जो Cl को रिप्लेस कर सके। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक। तो कोई भी नेगेटिव पार्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास KOH है, कोई बेस है, तो ये क्या करेगा? ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे OH आके जुड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, OH आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। और इस तरह से हम इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा चीज़ है। देखो, हम जब एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे या रिएक्शन पढ़ेंगे कुछ भी, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही सारे रिएजेंट्स जो है वो हम आज की क्लास में याद करने वाले हैं। बहुत सीधा सीधा, बहुत सिंपल। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, जो भी रिएजेंट बोलूंगा उसे लिखते रहो, एनसीईआरटी भी खोल के बैठ जाओ और एक एक लाइन मार्क कर लेना जो भी मैं एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं पहले अल्काइल हैलाइड की बात करूं कि अल्काइल हैलाइड बनाएंगे कैसे, तो पहले हम अल्काइल हैलाइड बनाएंगे अल्कोहल से। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना बहुत आसान है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ROH है और मुझे अगर यहाँ पे क्लोरीन जोड़ना है तो मैं कुछ भी ऐसा डाल सकता हूँ, ठीक है, जो कि OH हटा के और क्लोरीन जोड़ दे। तो कुछ भी ऐसा, मतलब जिसके पास क्लोरीन या ब्रोमीन हो वही तो ऐड करेंगे। सबसे आसान तरीका है, तुम सब लोगों को पता है कि हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें, ऑब्वियसली HCl यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे HCl डालेंगे, तुम जानते हो ये क्या है? एसिड है, H प्लस आएगा, यहाँ से क्या निकलेगा? OH निकलेगा। OH और H मिलकर क्या बना लेगा? H2O बना लेगा और उसकी जगह पे क्या आके जुड़ जाएगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा। सीधा सीधा बात है ना। OH दिख रहा है, OH हटेगा, H दिख रहा है, एसिड का H प्लस OH माइनस मिलकर H2O बना लेगा और आगे जुड़ जाएगा उस पर क्लोरीन।
ठीक, इस तरह से यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, HBr डालोगे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, तुम्हें बस OH हटा के उसको जोड़ देना है। जैसे अगर तुम ऐसा कोई रिएजेंट ले लो जिसमें बहुत सारे क्लोरीन है, बहुत सारे क्लोरीन है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने ले लिया PCl5 जिसमें बहुत सारे क्लोरीन है, बहुत सारे मतलब PCl5 5 क्लोरीन है, तो भी यहाँ पे OH हट जाएगा और यहाँ पे क्या जोड़ देगा इसके साथ, क्लोरीन जोड़ देगा। ठीक, क्या केवल PCl5 से होगा? नहीं है यार, PCl3 से भी हो सकता है। अगर तुमने यहाँ पे PCl3 डाला तो यहाँ पे Cl भी जुड़ जाएगा, ठीक, और क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे OH की जगह पे क्लोरीन जो है वो एड अप हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे रिएजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर तुम SOCl2 ले लेते हो तो भी यहाँ से OH हट जाएगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक, तो इसे मैं अभी NCERT में भी बताऊंगा, बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें, समझाने भी हैं मुझे, बट मैंने बस ऐसे ही लिख दिया कि कितनी आसानी से हम यहाँ से OH रिप्लेस करके और यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकते हैं, है ना, कुछ भी जोड़ सकते हैं। और कोई तरीका, एक तरीका तो मैंने तुम लोगों को बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक में भी बताया था। ठीक, जैसे अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है ऐसा, CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, HCl ले लूँ, याद होगा सब लोगों को, अगर मैं यहाँ पे HCl ले लूँ, HCl ले लूँ, ठीक, तो तुम्हें पता है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। याद है सब लोगों को? ठीक, बेसिक्स में मैंने बात करा था कि हमेशा डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे जब भी मौका मिले, कहाँ से कहाँ, ज्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ, कम कार्बन वाले पे नेगेटिव आएगा और इधर वाले पे पॉजिटिव आएगा। ये किस में टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में। H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा आके, H प्लस जुड़ जाएगा माइनस पे, और Cl माइनस कहाँ जुड़ जाएगा, प्लस पे। योर प्रोडक्ट विल बी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। एक रिएजेंट जिसका बात मैंने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करा था, मैं वो रिएजेंट तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे HBr यूज करना है और मैं ब्रोमीन ऐड करना चाहता हूँ, सिंपल। अगर तुम लोग को याद होगा कैसे टूटेगा ये, यहाँ पे इधर से इधर की तरफ ब्रेक होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, ठीक है, और ये टूटेगा H प्लस और Br माइनस में, H प्लस और Br माइनस में, Br माइनस जो है वो प्लस पे जोड़ देंगे और इस पे माइनस जोड़ देंगे। बट पॉइंट इज, मैं तुम्हें एक नया रिएजेंट बताने वाला हूँ इस क्लास में। अगर क्या हो, मुझे रिक्वायरमेंट हो कि मैं ब्रोमीन को यहाँ जोड़ूं, ना कि बीच वाले कार्बन पे, मतलब मैं चाहता हूँ कि बॉन्ड उल्टा ब्रेक हो जाए, मैं बॉन्ड उल्टा ब्रेक करना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, याद रखना सब लोग कि बॉन्ड एक तो उल्टा ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक, लेकिन कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं जिसकी वजह से हम ये उल्टा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुमने HBr या HCl के साथ कोई पेरोक्साइड ले लिया, कोई भी पेरोक्साइड ले लिया, ठीक, चाहे बेंजोइल पेरोक्साइड हो, सोडियम पेरोक्साइड हो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, H2O2 की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड, किसी भी टाइप का पेरोक्साइड अगर ले लिया, एरो के ऊपर केवल पेरोक्साइड भी लिख दिया, ठीक है, क्लियर, तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग का डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाता है। एक्चुअल में मैं सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैकेनिज्म क्लास 11th का मैकेनिज्म है। क्लास 11th में ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये जो है वो पूरा का पूरा रिएक्शन होता है। क्योंकि अब हमें यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं शो करना है, बेसिकली हमें बस प्रोडक्ट से मतलब है, तो मैं सिंपली तुम्हें शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम एरो के ऊपर H2O2 लिखोगे, ये बॉन्ड तुम उल्टा ब्रेक होते हुए सोच लेना, दिखाना नहीं ब्रेक करके, क्योंकि एक्चुअल में प्रोसीजर अलग है, ठीक है। तो ये बॉन्ड तुम्हें सोचना है कि ये बॉन्ड अब उल्टा ब्रेक होगा, कम से ज्यादा की तरफ ब्रेक होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और इस प्लस पे जोड़ देंगे इस Br माइनस को और इस पे जोड़ देंगे H को, और इस बार हमें सेकेंडरी हैलाइड की जगह पे हमें प्राइमरी हैलाइड मिल जाएगा, है ना। बहुत काम का रिएजेंट है, याद रखना। जब भी अगर हमें, ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन को बीच वाले कार्बन पे जोड़ना है तो हम नॉर्मल HCl HBr डालेंगे, वो बीच वाले पे जोड़ जाएगा। लेकिन अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं हम प्राइमरी बनाए, हम उल्टा बॉन्ड ब्रेक करें, उल्टा बॉन्ड ब्रेक करके किनारे जोड़े हैलाइड को, तो हमें एरो के ऊपर पेरोक्साइड भी लिखना पड़ेगा, H2O2 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, भूलना नहीं है इस चीज को, ठीक है। ये नहीं कि H2O2 लिख रहे हैं, कहीं भी लिख रहे हैं, जहां भी दिख रहा है, जहां भी मन कर रहा है कि बॉन्ड उल्टा ब्रेक कर रहा है, H2O2 लिखे जा रहे हैं, H2O2 लिखा जा रहा है। मैंने कहा केवल HCl या HBr अगर तुम डालोगे और H2O2 लिखोगे, पेरोक्साइड लिखोगे, तो ये बॉन्ड उल्टा ब्रेक हो जाएगा। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे था और अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि कैसे हम एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या चीजें सीख लिया अभी तक हमने सीख लिया कि हम OH को रिप्लेस करके क्लोरीन जोड़ सकते हैं बाई मेनी टाइप ऑफ रिएजेंट्स, और दूसरा हमने ये देखा कि डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे और वहां भी क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं बाई यूजिंग
ठीक है, बाय यूजिंग HCl या HBr। अगर हमें उसे उल्टा जोड़ना है, ठीक है, किनारे वाले कार्बन पे जोड़ना है तो हम साथ में पेरोक्साइड यूज करेंगे, H2O2 यूज करेंगे। अगर हमें बीच वाले कार्बन पे नॉर्मल रखना है तो हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं एनसीईआरटी पे और देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन को। टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। सबसे पहला है फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल। जैसा कि अभी मैंने तुम लोग को बताया कि एल्कोहल के लिए, ठीक है, हमें क्या यूज करना पड़ेगा। हम सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ROH है और क्या यूज किया इन्होंने, HCl, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था। HCl अगर यूज करोगे तो OH हटेगा और क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्या मेंशन करा हुआ है, ZnCl2। एक्चुअल में तुम्हें याद होगा तो मैंने कहा था कि प्राइमरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है ना, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है ये, ठीक है, नहीं फॉर्म होता है, पता है। ठीक, तो बहुत बार क्या होता है कि ये रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं होता है, तो इसको फास्ट करने के लिए कुछ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल HCl से भी ये रिएक्शन हो जाता है, केवल HCl से भी हो जाता है अगर ये सेकेंडरी या टर्सरी होता है, लेकिन अगर ये प्राइमरी है, ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे ZnCl2। तो अगर हम यहाँ पे ZnCl2 यूज कर लेते हैं तो OH हट जाएगा, यहाँ से H हट जाएगा और वहाँ पे क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें ब्रोमीन जोड़ना है, एनसीईआरटी कहता है कि NaBr यूज कर लो, NaBr यूज करोगे OH हटेगा और ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। मीडियम एसिडिक बनाने के लिए इन्होंने H2SO4 ले रखा है, तो OH हट गया, ब्रोमीन जुड़ गया, क्योंकि सोडियम है, Na है और सल्फेट है, तो सोडियम, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट तो बनना ही था। और तुम्हारे पास एसिड है और ROH है, अगर एसिड है, H प्लस है, OH है, तो वाटर तो बनना ही था, तो इसलिए वाटर भी बन गया। ठीक, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तीसरे रिएक्शन की, तो यही रिएक्शन जो मैंने यहाँ लिखा है, मैंने क्या लिखा है, अगर अल्कोहल में हम PCl3 डालेंगे तो भी OH हट के क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि अगर हम PX3 डालें, ठीक, तो OH हट के यहाँ पे X जुड़ जाएगा। X जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, हम क्लोरीन PCl3 भी यूज कर सकते हैं, PBr3 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। बाई प्रोडक्ट भी देख लेंगे हम। हमें याद रखना पड़ेगा, अगर कंप्लीट द रिएक्शन में आ गया हमारे पेपर में, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर हम ROH में PCl3 या PX, ठीक है, PBr3 यूज करते हैं तो हमें H3PO3 भी बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये अभी याद ही होगा, PCl5 अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, PCl5 अगर हम यूज करते हैं तो भी हमें RCl मिलता है, बाई प्रोडक्ट में POCl3 और HCl रिलीज होता है। ठीक, ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये रिएक्शन भी मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसी अल्कोहल में अगर मैं यूज करूँ रेड फॉस्फोरस और X2, ठीक है, रेड फॉस्फोरस और X2, जहाँ पे X जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक है, सॉरी, ब्रोमीन और आयोडीन है, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक, अभी तक हमने ध्यान दिया कि हम बार बार केवल क्लोरीन ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन के अलावा हम कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हैं। ब्रोमीन के लिए हमने बस एक ही रिएजेंट देखा अभी, और वो था NaBr। वैसे हम PX3 में PBr3 भी यूज करके Br जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या अभी तक हमने आयोडीन ऐड करा, नहीं। तो दिस इज द रिएजेंट जहां पे तुम आयोडीन ऐड कर सकते हो, दिख रहा है Br2I2। ठीक, तो हम यहाँ पे रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ब्रोमीन और आयोडीन दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं अल्कोहल में। OH हटाएंगे, आयोडीन जोड़ेंगे, OH हटाएंगे, ब्रोमीन जोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, सब लोग याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज करूंगा मैं इसे। और एक और रिएजेंट जो अभी मैंने तुम्हें डिस्कस किया कि अगर हम SOCl2 यूज करते हैं तो भी हमें क्लोरीन वहां पे जुड़ता हुआ दिखाई देगा। नाम क्या है इसका, नाम याद रखना, पेपर में बहुत बार क्या क्या होता है, वर्ड्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनील क्लोराइड, यू हैव टू रिमेंबर कि इसका नाम जो है वो थायोनील क्लोराइड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा थायोनील क्लोराइड, SOCl2, और यहाँ से हमें मिलकर क्या बनता है, RCl। बट एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब थायोनील क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन होता है तो जो SO2 बनता है वो गैसियस फेज में बनता है और ये बाहर निकल जाता है बीकर से, और HCl भी गैसियस फेज में बनता है और यहाँ से ये जो है ये भी बाहर निकल जाता है, ये HCl भी बाहर निकल जाता है। ठीक, तो अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कर रहे हैं तो हमें बहुत प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है। याद रखना सब लोग, एमसीक्यूज में बोर्ड्स में आ सकता है कि प्योर एल्काइल हैलाइड के लिए, प्योर एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे हम, नाम याद रखना, SOCl2 प्योर एल्काइल हैलाइड देता है। वहीं पे अगर तुमसे पूछता है कि हमें ज्यादा अमाउंट चाहिए एल्काइल हैलाइड का, ज्यादा अमाउंट प्रिपेयर करना है तुम्हें एल्काइल हैलाइड का, यहाँ दिख रहा है कितने मोल बन रहे हैं एल्काइल हैलाइड के, 3 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए तो तुम्हें ये रिएक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक, कौन सा रिएक्शन इसमें सबसे आसानी से हो जाएगा, PCl5 वाला रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर। और इसमें जो पहला वाला रिएजेंट है हम बार बार यही यूज करेंगे अल्कोहल से अल्काइल हाइड जाने के लिए। रिएजेंट क्या है? रिएजेंट है HCl ZnCl2। HCl ZnCl2 डालेंगे और OH हटा के क्लोरीन जोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा, भूलना नहीं इसे, ठीक। अब आगे की बात करते हैं हम। अगर आप आगे चलते हैं, ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो समझते हैं, उसके बाद आगे करेंगे इसे, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे अब हम लोग। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है यहाँ पे? देखो, मैंने तुम लोग को पहले भी बताया है अपने पिछले लेक्चर में कि एल्केन जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। याद रखना सब लोग, एल्केन जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मैंने मीथेन लिखा और Cl2 लिखा है, ठीक। याद रखना CH4 और Cl2 जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एल्केन है और एल्केन डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। लेकिन एल्केन बस एक रिएक्शन तो कर सकता है और उसका नाम है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अगर तुमने यहाँ पे डाला, ठीक है, अगर तुमने एरो के ऊपर लिखा, अगर तुमने एरो के ऊपर लिखा यूवी लाइट, यूवी लाइट, या फिर एच न्यू, या फिर हीट लिखा, ठीक है, ऑलमोस्ट 573 केल्विन या 673 केल्विन तक अगर हमने इसे हीट किया, तो यहाँ पे एक टाइप का रिएक्शन होता है और वो ये है कि फ्री रेडिकल बनता है। कैसे बनता है फ्री रेडिकल वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे ए और बी है, ठीक है, ये ए और बी है, ठीक, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। लेकिन जब हम इसमें होमोलिसिस करते हैं, मतलब यूवी लाइट डालते हैं या जो ऊपर लिखा है वो डालते हैं, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास रख लेता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉर्म होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉर्म होता है, ये बनता है ए फ्री रेडिकल और बी फ्री रेडिकल। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये इसको फ्री रेडिकल कहते हैं, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल, ए फ्री रेडिकल एंड बी फ्री रेडिकल, ठीक। और ये जो है वो बहुत अनस्टेबल होता है और ये केवल एल्केन में फॉर्म होता है, याद रखना। सिग्मा बॉन्ड पे ही काम करता है, पाई बॉन्ड पे काम नहीं करता, ठीक। ये केवल सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है। CH4 में अगर मैं इस CH4 को ड्रॉ करूं ऐसे, तो 4 हाइड्रोजन नजर आएगा तुम्हें यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन। जैसे ही हम Cl2 डालेंगे, यूवी लाइट डालेंगे, कोई एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर दोगे और इसे फ्री रेडिकल बना दोगे, ठीक। अगर मैं इसमें यूवी लाइट डालूं, यूवी लाइट अगर मैं डालूं, ठीक, तो एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना दो यहाँ पे, और क्या बच गया साथ में? CH3 बच गया, तो CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। CH3 फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और जो क्लोरीन तुम देख रहे हो, ये क्लोरीन भी फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, ठीक। और यही लिख दो, यही लिख देता हूँ, Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, ठीक। तो इस पूरे रिएक्शन में CH4 का एक फ्री रेडिकल बन गया, CH3 फ्री रेडिकल, एक हाइड्रोजन निकाल दिया वहां से, और जो दो क्लोरीन था वो भी अलग अलग हो गया। अब ये CH3 फ्री रेडिकल और ये Cl फ्री रेडिकल आपस में बॉन्डिंग करके बना लेंगे CH3Cl, और साथ में क्या बनेगा? H फ्री रेडिकल, और Cl फ्री रेडिकल क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। तो याद रखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो बहुत आसान है एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर मैं इसे और डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, तो सब लोग ध्यान दो। अगर मेरे पास कोई एल्केन है, फॉर एग्जांपल CH3, और मेरे पास कोई भी हेलोजन है, फॉर एग्जांपल Cl2, और अगर मैं यहाँ लिख दूँ H न्यू या फिर यूवी लाइट, अगर ऐसा कुछ लिख देता हूँ H न्यू या यूवी लाइट, ठीक। तो ध्यान रखना कि ये जो फ्री रेडिकल है, ठीक है, जो H न्यू है वो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाएगा। एक हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन जोड़ो, सीधा सीधा बात है। मतलब कि ये बनेगा CH3, ठीक है, CH2, और यहाँ पे बना दो एक फ्री रेडिकल, और जो जुड़ा जो तुम अटैकिंग रिएजेंट देख रहे हो इसका भी बना दो एक फ्री रेडिकल और लाके इसके ऊपर जोड़ दो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्री रेडिकल बस बनाना है और लाके इसके ऊपर ऐड कर देना है। Cl फ्री रेडिकल आके इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा Cl, ठीक। क्या बाहर आएगा यहाँ से? एक H फ्री रेडिकल, यहाँ से क्या बाहर आएगा? एक क्लोरीन, क्या बन जाएगा यहाँ से? HCl। बहुत सीधा सीधा है, लेकिन ये केवल और केवल एल्केन पे काम करेगा। जहां भी पाई बॉन्ड होगा वहां पे ये रिएक्शन काम नहीं करेगा। मैं कुछ एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। मान लो पेपर में ऐसा कुछ आ गया, यहाँ लिखा है Cl2 और लिखा है एरो के ऊपर यूवी लाइट, ठीक है, एरो के ऊपर लिखा हुआ है यूवी लाइट, यूवी लाइट। तो जैसे ही तुम यहाँ यूवी लाइट लिखा हुआ देख रहे हो, ठीक, क्या ये दोनों कार्बन सिग्मा बॉन्ड से अटैच है? नहीं, ये दोनों कार्बन, ये जो दोनों कार्बन देख रहे हो, ये दोनों कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है।
है ना, एल्कीन है ये, एल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन। लेकिन ये जो कार्बन देख रहे हो तुम, ये कार्बन, ये कहीं से भी पाई बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ, ये केवल और केवल क्या है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे यूवी लाइट जैसे ही डाल रहे हो तुम, ये दोनों कार्बन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये जो CH3 है, यहाँ पे आके ये क्लोरीन जुड़ जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, यहाँ से तुम एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पे लाके एक क्लोरीन को जोड़ दो, ठीक। अब बाकी जो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन है उनको नहीं छेड़ना, वो एज इट इज रहेगा बिल्कुल। तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, ये बात याद रखना है तुम्हें, ठीक है, क्लियर। और कुछ एग्जांपल देखें, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बना दूं, साइक्लोहेक्सीन बना दूं, ऐसा ऐसा, ठीक है, क्लियर। और इसका रिएक्शन जो है वो मैं Cl2 के साथ करा दूं और लिख दूं यहाँ पे HNU या फिर यूवी लाइट, या फिर यूवी लाइट, तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक। ये जो कार्बन देख रहे हो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं करेगा। मैंने कहा पाई बॉन्ड वाला कार्बन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं करेगा। कौन करेगा, सिग्मा बॉन्ड वाला कार्बन। कितना कार्बन है जो सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कहीं भी जोड़ सकते हो, कहीं भी जोड़ सकते हो। लेकिन तुम्हें याद है जब मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था, मैंने कहा था रेजोनेंस वहां होगा जहां पे तुम्हें कहा क्या दिखाई दे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, और लास्ट में मैंने लिखा था एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले कार्बन का फ्री रेडिकल बना दूं, इस वाले कार्बन का फ्री रेडिकल बना दूं, तो क्या मुझे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नजर आ रहा है। मेरे पास ये सारे भी ऑप्शन है, लेकिन वहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर मैं इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दूं, सिग्मा बॉन्डेड कार्बन है ये, अगर ये सिग्मा बॉन्डेड कार्बन है तो यहाँ पे एक रेजोनेंस फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फ्री रेडिकल, ठीक। और इसके रेजोनेंस की वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से हम यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो तुम पूछोगे क्या यहाँ नहीं ऐड कर सकते, नहीं, अगर रेजोनेंस है तो कुछ और नहीं करेंगे, और रेजोनेंस होने की वजह से हम यहाँ पे क्लोरीन ऐड करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ भी तो हो सकता है, बिल्कुल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल होगा, यहाँ भी ये सेम रिएक्शन जो है वो हो सकता है, तो कहीं भी जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट अगर लिख के दिखाऊं तुम्हें, तो यहाँ पे बनाएंगे हम साइक्लोहेक्सेन, ठीक। और यहाँ पे पाई बॉन्ड को कुछ नहीं छेड़ेंगे, और यहाँ पे हम जोड़ देंगे अपने क्लोरीन को, ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ देंगे अपने क्लोरीन को। फ्री रेडिकल में हटा देता हूँ, ठीक है, बट याद रखना कि यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। डबल बॉन्डेड कार्बन पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होता, और कहाँ होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बताऊं CH3 CH2 और CH3, ये एक नॉर्मल एल्कीन है, और इसका रिएक्शन अगर मैं Cl2 HNU के प्रेजेंस में करूं, ठीक है, और यूवी लाइट कुछ भी, ठीक है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में अगर करूं, तीनों के तीनों कार्बन जो है वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, तीनों कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लोरीन लिखा हुआ है, ठीक। तो तुम तीनों में से कहीं जोड़ दोगे, हाँ तुम कहीं जोड़ सकते हो तीनों में से। बट एक बात याद रखना कि जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी है, ये वो वही स्टेबिलिटी फॉलो करता है जो कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी है, ठीक। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी याद होगा तुम सब लोगों को कि कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन का ज्यादा स्टेबल होता है, यस यू ऑल आर राइट, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ठीक। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से। ये है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जब भी मौका मिले, अगर मेरे पास दो तरीका है 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनाने का या 2 डिग्री फ्री रेडिकल का, मैं कौन सा फ्री रेडिकल बनाऊंगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाऊंगा। क्या इससे पहले नहीं था, नहीं, इसमें पहले मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए थे जहां पे 1 डिग्री ही फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ बनाओगे तो भी 1 डिग्री, यहाँ बनाओगे तो भी 1 डिग्री। ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन था तो इसमें तो सोचना ही नहीं था, और यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन था तो क्या ही सोचेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है तुम सोच के देखो, अगर मैं फ्री रेडिकल यहाँ बना दूं, अगर मैं ये फ्री रेडिकल यहाँ बना दूं तो ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर मैं फ्री रेडिकल बीच वाले कार्बन पे बनाऊं, तो बीच वाला कार्बन जो है वो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है, एक इधर भी और एक उधर भी, ठीक, क्लियर। ऐसे केस में, ठीक, 1 डिग्री फ्री रेडिकल और 2 डिग्री फ्री रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 डिग्री है। 3 डिग्री तो बन ही नहीं रहा है, ये इस पे अगर फ्री रेडिकल बनाओगे तो वापस उसका डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक। तो हम बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो ज्यादा है, ठीक। तो हम 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएंगे, एंड दैट्स वाई हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH, ठीक है, CH3, और यहाँ पे हम क्लोरीन जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्लोरीन जोड़ देंगे, ठीक। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है इस वजह से। क्लियर है ये सारी बातें। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं इन्हीं सारे टॉपिक्स पे, ठीक है। सॉरी, हेलो एल्किन आ गया, सॉरी हेलो एरिन आ गया, ये था, हाँ यही था,
ठीक है, ठीक है, बट पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे यहाँ पे। खैर ये तो अभी बताया ही था मैंने तुम्हें, तो वही बता देता हूँ वापस से। देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम एल्केन बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन एनसीईआरटी में तुम देखो, खोलो और तुम्हें पता चलेगा। देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यहाँ पे कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 4 कार्बन नजर आ रहे हैं सब लोगों को, ठीक है। Cl2 यूवी लाइट और हीट दोनों लिखा हुआ है, ठीक। अगर यहाँ फ्री रेडिकल बनाऊंगा तो कितने डिग्री का फ्री रेडिकल बनेगा, 1 डिग्री का। यहाँ बनाऊंगा तो कितने डिग्री का फ्री रेडिकल बनेगा, 2 डिग्री का। यहाँ बनाऊंगा तो कितने डिग्री का बनेगा, अगेन 2 डिग्री का। यहाँ बनाऊंगा तो कितने डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री का। कितने डिग्री का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, अभी अभी हमने डिसाइड किया था 2 डिग्री का। इसका मतलब मैं इस वाले कार्बन पे जोड़ सकता हूँ और इस वाले कार्बन पे जोड़ सकता हूँ, दोनों में से कहीं भी एक क्लोरीन जोड़ सकता हूँ। दिख रहा है दोनों में से यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, तुम्हारे एनसीईआरटी में तुम खोल लो, उसके नीचे तुम्हें मेजर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये जो किनारे जो हम जोड़ रहे हैं, ये जो है ये माइनर प्रोडक्ट है। दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। तो ये माइनर प्रोडक्ट है, वो मेजर प्रोडक्ट है। मेजर मतलब कि वही ज्यादा बनेगा, जैसा कि मैंने कहा कि वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। वेरी सिंपल। अगर हम यहाँ पे आते हैं, फ्रॉम एल्कीन की बात करते हैं, तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, क्या लिखा हुआ है, HX लिखा हुआ है। HX का मतलब क्या है, HCl या HBr। कैसे टूटेगा बॉन्ड, ऐसे टूटेगा, यहाँ कौन सा आएगा माइनस, यहाँ कौन सा आएगा प्लस, ये टूटेगा H प्लस और X माइनस में, और तुम जानते हो X माइनस प्लस में जोड़ देंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे, ये बन गया तुम्हारे पास प्रोडक्ट। क्लियर है, ठीक। वहीं पे ये कहते हैं HI के साथ भी सेम ही रिएक्शन है, कुछ अलग नहीं है, ठीक। एंटी मार्गोनिकॉफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो अगले स्टेप में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ अगर, हाँ ये है, ये क्वेश्चन सब लोग देखो, और सब लोगों को समझ आ रहा होगा, सब लोग इसे पॉज करो और खुद से आंसर लिखने की कोशिश करो। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पे HBr अगेन, क्या कोई पेरोक्साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब बॉन्ड कैसे टूटेगा, जैसा मैंने समझाया था, ज्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ, तो ये बॉन्ड टूटेगा ज्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, ठीक है, क्लियर। तो मैं इसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये है ऐसा कुछ बेंजीन रिंग, सॉरी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये टूट रहा है ऐसे ज्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। जो HBr लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, उसे हम तोड़ देंगे H प्लस और Br माइनस में, ठीक है। Br माइनस को हम जोड़ देंगे प्लस पे और इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। ये भी तुम जानते हो, कोई पेरोक्साइड लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तुम्हें पता है ये टूटेगा इधर से, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ, और उसे ऐड कर देंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पेरोक्साइड लिखा हुआ है। पेरोक्साइड लिखा हुआ, क्या करेंगे, बॉन्ड उल्टा तोड़ेंगे। कैसे, अभी तक कैसे ब्रेक कर रहे थे, ज्यादा से कम की तरफ, इसको देखते कैसे ब्रेक करेंगे, उल्टा। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, HBr टूटेगा H प्लस और Br माइनस में, प्लस को कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ, इस बार यहाँ माइनस आया है तो यहाँ प्लस जोड़ देंगे, और Br को कहाँ जोड़ देंगे, किनारे। याद है पेरोक्साइड में वैसे भी हाइड्रोजन जो है वो किनारे जोड़ता है। आगे क्वेश्चन अगर हम देखते हैं एनसीईआरटी में, बुक खोले रहो, बुक से एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, यहाँ देखो, ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और यही पेपर में आएगा भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, OH, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SOCl2, SOCl2, ठीक। OH हटेगा, क्या जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। एक बात तुम लोग हमेशा याद रखना कि ये सारे रिएक्शन जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक, कभी भी कोई भी रिएक्शन जो है, कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उसे हम नहीं हटा सकते। बेंजीन रिंग से जुड़े हुए ग्रुप को हम नहीं हटा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग होता और बेंजीन रिंग पे अगर OH जुड़ा होता, ठीक, और तुम सोच रहे हो कि OH हटा के तुम क्लोरीन जोड़ दोगे बाई यूजिंग मल्टीपल रिएजेंट्स, जो भी हमने पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, HCl, ZnCl2 पढ़ा, PCl5 पढ़ा, PCl3 पढ़ा, ठीक है, SOCl2 पढ़ा, रेड फॉस्फोरस X2 पढ़ा, NaBr पढ़ा, इसमें से कुछ भी यूज करोगे, एनी रिएजेंट तुम यूज करते हो, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए ग्रुप को हम नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते, रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि बेंजीन रिंग से अगर कोई ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है, बेंजीन रिंग से अगर कोई ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्या, बेंजीन रिंग से अगर कोई ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो तुम देख सकते हो ये है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ठीक। रेजोनेंस होने की वजह से ये बेंजीन रिंग से जो भी ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होता है उसे नहीं छोड़ता, ठीक है। तो PCl5 यूज कर लो, PCl3 यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, अगर कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो रिमूव नहीं होगा, सीधा सीधा बात है, ठीक है, क्लियर। बेंजीन रिंग के अलावा कुछ भी हो रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बट बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा होना चाहिए। इनडायरेक्टली जुड़ा हो, इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, बेंजीन रिंग है, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन के साथ जुड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो रिप्लेस हो जाएगा। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होना चाहिए, रिमेंबर दिस, ठीक है। बार बार मैं इस लाइन को यूज करूंगा आने वाले क्लासेस में भी कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए ग्रुप को हम नहीं हटा सकते।
अगर बेंजीन रिंग से जुड़े हुए ग्रुप को हमें हटाना है तो हमें कुछ स्पेशल रिएजेंट्स याद करने पड़ेंगे जिसे हम नेम रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, बेंजीन रिंग है, नहीं बेंजीन रिंग नहीं है, आराम से OH हटाओ, क्लोरीन लगाओ। अगर यहाँ बेंजीन होता तो क्या होता, नो रिएक्शन होता। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, Br2 हीट और क्या लिखा है यहाँ पे, क्या है ये, क्या दिख रहा है सब लोगों को, यूवी लाइट, है ना, यूवी लाइट। और अगर यूवी लाइट है तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल क्या पाई बॉन्ड वाले कार्बन पे होता है, बिल्कुल नहीं होता। और बेंजीन रिंग पे जितने कार्बन देख रहे हो सारे पाई बॉन्डेड है ना, सारे पाई बॉन्डेड है। इसका मतलब है कि ब्रोमीन इनमें से किसी पे भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये पाई बॉन्डेड कार्बन है और कार्बन पे ही अटैक करेगा, नाइट्रोजन वगैरह पे नहीं, कार्बन पे। तो क्या होगा फिर ये दो कार्बन है तो क्या ये दो कार्बन डबल बॉन्डेड से नहीं जुड़े हुए, नहीं, ये कार्बन डबल बॉन्डेड या डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों कार्बन में से कहीं भी ब्रोमीन जोड़ देंगे, है कि नहीं, कहीं भी ब्रोमीन जोड़ देंगे। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करके दिखाऊं तुम्हें, ये बेंजीन रिंग जहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है। ब्रोमीन यहाँ भी जोड़ सकता हूँ, यहाँ भी जोड़ सकता हूँ, बट यू रिमेंबर दिस, अभी अभी मैंने बताया कि इसका डिग्री कितना है, 0 डिग्री। अगर ये फ्री, सॉरी, इसका अगर मैं फ्री रेडिकल बनाऊंगा तो ये 1 डिग्री बनेगा और इसका फ्री रेडिकल बनाऊंगा तो ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। और कौन सा डिग्री बनाना है, 0 डिग्री बनाना है, 1 डिग्री बनाना है, 2 डिग्री बनाना है, जिसका डिग्री ज्यादा होगा। 2 डिग्री ज्यादा है इसलिए हम, ब्रोमीन था ना, तो ब्रोमीन को हम इस वाले कार्बन पे जोड़ेंगे, हाइड्रोजन हटा देंगे एक, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे। ठीक है, और ये बन गया हमारे पास कंपाउंड। तो ध्यान रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले कार्बन पे जोड़ेंगे क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन पाएगा यहाँ पे। अगर मैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, तीसरे वाले पे आता हूँ, फिर देखो अभी अभी जो मैंने तुम्हें बताया था, क्या बेंजीन रिंग से जुड़े हुए OH को हटाया जा सकता है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए OH को हम नहीं हटा सकते। ठीक है, लेकिन ये वाला OH क्या बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, नहीं, ये OH बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है। दैट्स वाई हम HCl डालेंगे, हीट करेंगे, ये OH हटेगा और क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। बहुत आसान सा, इस OH को नहीं छेड़ेंगे, ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। वापस आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या दिख रहा है, HI दिख रहा है, किसमें टूटेगा, H प्लस और I माइनस में। यहाँ पे कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे मैं बताता हूं। देखो अगर मैं इसे दोबारा ड्रॉ करूं, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे ब्रेक करें। देखो स्ट्रेट चेन में तो पता है कि ज्यादा से कम कार्बन की तरफ तोड़ना है, कोई पेरोक्साइड तो लिखा नहीं है, हाँ, लेकिन साइक्लिक में तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ ज्यादा कार्बन है कहाँ कम कार्बन है। तो एक काम करो, दोनों तरफ से ब्रेक कर लो, दोनों तरफ से ऐसे भी ब्रेक करके देख लो। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। ठीक, और उल्टा भी ब्रेक करके देख लो, उसे भी बना देता हूँ, दोबारा बना के इस बार उल्टा ब्रेक करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, ये है और यहाँ पे है CH3। अगर मैं इसे उल्टा ब्रेक कर दूं, उसके रिस्पेक्ट में ऐसे ब्रेक कर दूं, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। दोनों क्यों, दोनों डायरेक्शन से क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता चल पा रहा ना कहाँ ज्यादा कार्बन कहाँ कम कार्बन। साइकिल में यही पता चल पाएगा, सर्कल में पता चल पाता है क्या कि कितने कॉर्नर्स हैं। तो ऑब्वियसली साइक्लिक में हमें नहीं पता चल पाएगा कहाँ ज्यादा कार्बन है कहाँ कम कार्बन है। ठीक, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम ब्रेक करेंगे, दोनों डायरेक्शन में ब्रेक करके चेक कर लेंगे कि किधर डिग्री ज्यादा है। एक सेकंड चेक करो कार्बोकैटायन का डिग्री क्या है। अगर मैं इस वाले केस में कार्बोकैटायन की डिग्री देखता हूँ, इस वाले कार्बन की डिग्री देखता हूँ, ठीक, तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है दो कार्बन से, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, इसकी डिग्री 2 डिग्री है। लेकिन अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, ये वाला कार्बन, यही है ना कार्बोकैटायन, इसी पे है ना पॉजिटिव चार्ज, इस वाले की डिग्री देखना कितना है, एक इधर जुड़ा है, एक नीचे जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है। क्या डिग्री है इस वाले कार्बन की, 3 डिग्री है। ठीक है, 3 डिग्री है। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री? यू ऑल नो दैट 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स वाई ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना पा रहे हैं हम ऐसे ब्रेक करके, लेकिन जब हम इधर से ब्रेक कर रहे हैं तो हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना पा रहे हैं। तो जब हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना पा रहे हैं, ठीक है, तो हम इसी वाले को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान सा है। रिएक्शन किसके साथ था, HI के साथ था, किसमें टूट गया वो, H प्लस और I माइनस में। I माइनस, सॉरी, ठीक है, I माइनस जो है वो जोड़ देंगे हम प्लस पे और H प्लस जोड़ देंगे हम माइनस पे। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पहले से एक CH3 था और यहीं पे आयोडीन जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहीं बना है तो माइनस चार्ज जो है वो यहीं पे आएगा, इसी कार्बन पे आएगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर। और
ये तो नॉर्मल सा है, ब्रोमीन हट के क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगेन यूवी लाइट, अगेन यूवी लाइट, यूवी लाइट। ठीक, पाई बॉन्ड वाले पे नहीं अटैक करेगा, अभी जो थोड़ी देर पहले समझा रहा था, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाएंगे क्योंकि रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, तो ब्रोमीन को हम वहां जोड़ देंगे। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट और समझाना मुझे यहाँ से, तो मैं वो बता देता हूँ सब लोगों को। एक रिएजेंट और रह गया, बहुत बढ़िया, बहुत काम का रिएजेंट है ये, और केमिकल टेस्ट की तरह भी यूज होता है। जैसे अगर मेरे पास कोई एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर मेरे पास ब्रोमीन है या क्लोरीन है, और अगर मैं इसका रिएक्शन करना चाहूँ, तो याद रखना मैं इसका रिएक्शन नहीं कर सकता। अगर मैं एच न्यू डालूंगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, फ्री रेडिकल होके, लेकिन नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रोमीन जो है वो प्लस और माइनस में ब्रेक नहीं होता। ठीक है, HBr डालोगे तो होगा, नॉर्मली Br2Cl2 ऐसे रिएक्ट नहीं सॉरी, रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं एक रिएजेंट की बात करूं तुम्हारे सामने, इस रिएजेंट का नाम है CCl4। अगर तुम इस चमत्कारी रिएजेंट को, ठीक है, इस रिएक्शन में डालते हो, है ना, मैं इसे चमत्कारी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हें दोनों कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ के दे देगा। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन दो तरीके से होते हैं, डबल बॉन्ड टूट के एक पे प्लस एक पे माइनस आएगा, ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका कि सरफेस केमिस्ट्री यूज किया जाए। ये जो तुम रिएजेंट देख रहे हो CCl4, ये अपना सरफेस प्रोवाइड करे, सरफेस प्रोवाइड करे, ठीक है, ऐसे सरफेस प्रोवाइड करता है, ये कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है। इस पे ये एल्कीन आएगा और ये ब्रोमीन आएगा, दोनों आके जुड़ेंगे, और दोनों जुड़ के कोई प्लस माइनस नहीं आएगा, दोनों उसके ऊपर जुड़ेंगे और धीरे 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 करीब आएंगे। ठीक, और ये जो नया बॉन्ड है इन दोनों के बीच में बनेगा, और पुराना बॉन्ड अपने आप ही गायब होने लगेगा। कोई प्लस और माइनस चार्ज इंटरमीडिएट में नहीं फॉर्म होता, पुराना बॉन्ड धीरे 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 टूटता है, नया बॉन्ड धीरे 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 बनता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस एल्कीन में Br2CCl4 के प्रेजेंस में डालेंगे, यहाँ पे एक चमत्कार होगा, और वो चमत्कार है कि ये CH3, ये CH, ये CH2, ठीक है, ये पुराना बॉन्ड जो है एक बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों पे एक एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ये रिएजेंट बहुत यूजफुल रिएजेंट है, बहुत यूजफुल, ध्यान रखना सब लोग। ठीक है, तो दो तरह से केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें कोई प्लस माइनस में नहीं टूटेगा। Br2 जो है वो धीरे धीरे उसकी तरफ अप्रोच करेगा और एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बार बार दो चीजों का बात करूंगा, कि प्लस माइनस चार्ज फॉर्म हुआ, और दूसरा कि कैटलिस्ट ने अपना सरफेस प्रोवाइड किया। जब सरफेस प्रोवाइड करेगा तो कुछ एबनॉर्मल सा रिएक्शन होता है और दोनों एक ही साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। ठीक, इसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन जब ये डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करता है तो ये, ठीक है, ये डिसकलर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये एज अ केमिकल टेस्ट भी है, जो चेक करता है अनसेचुरेशन को, कि तुम्हारे कंपाउंड में पाई बॉन्ड है या नहीं। ये चेक करने के लिए हम बाहर से थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर डालेंगे, जैसे ही ब्रोमीन वाटर डालेंगे वो सॉल्यूशन में जाएगा, अगर उसमें पाई बॉन्ड है तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर था ना रेडिश ब्राउन, वो जैसे ही सॉल्यूशन में जाएगा वो डिस्कलर हो जाएगा। ठीक, सोच लो जादू जैसा दिखाई देगा। ठीक, जैसे एक बिकर है, बिकर में तुमने ले लिया एक एल्कीन, और बाहर से तुमने एक छोटे से बिकर में ब्रोमीन ले लिया, जादू दिखाओ सामने वाले को, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटे से बिकर में ब्रोमीन वाटर ले लिया, कैसा कलर है इसका, इसका कलर जो है वो रेड है, ठीक है, रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन है। ठीक, लेकिन जैसे ही तुम इसको इसमें डालोगे, पूरी दुनिया जो है वो देखेगी कि ऐसे रेडिश ब्राउन इसमें जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें पाई बॉन्ड होगा, नजर तो आ नहीं रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, किसको क्या ही पता है। ठीक, जैसे लेकिन तुम्हें पता है कि इसमें पाई बॉन्ड है, जैसे ही पाई बॉन्ड है, जैसे ही ये इसमें जाएगा, ये वैसे ही डिस्कलर होने लगेगा। ठीक है, उस पर जुड़ने की वजह से। ठीक, तो इस तरह से तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, कि अनसेचुरेशन है या नहीं। तो काम का रिएजेंट है ये। आगे हम इसे यूज करेंगे कन्वर्जन में भी। ठीक है, ध्यान रखना सब लोग। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन की। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन में क्या है, अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया था, हेलो एरीन का बारे में बताया था, अराइल हाइड्राइड बताया था ना, बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन जोड़ने का। ठीक, तो कुछ रिएक्शंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखो, मैं इस वाले रिएक्शन की बात करूंगा, तो इस वाले रिएक्शन को मैंने रेजोनेंस में कवर किया हुआ है ना। रेजोनेंस में तुम रेजोनेंस वाले वीडियो में जाओ, रेजोनेंस जहाँ होगा उसमें एक चार्ट मिलेगा तुम्हें, उसमें तुम्हें ये रिएजेंट मिलेगा। बार बार मैं इसी रिएजेंट्स की बात करूंगा। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3 है। ठीक है, CH3 है, CH3 क्या है, ऑर्थो पैराडाइक्टिंग ग्रुप है। मैंने बताया था ना मेटल डाइरेक्टिंग कौन कौन होते हैं। मेटल डाइरेक्टिंग होता है NO2, क्या NO2 है, ये नहीं है। और क्या होता है, CN है, क्या ये CN है, बिल्कुल नहीं है। सी डबल बॉन्डो होना चाहिए, क्या ये सी डबल बॉन्डो है, नहीं है। अगर ये तीनों नहीं है तो ये ऑर्थो पैराडाइक्टिंग ग्रुप है। रिएजेंट क्या है, एफी डार्क,
रिमेंबर दैट एफिडार, ठीक, ये क्या करता है, ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन ऐसा कुछ भी है तो उसको कहाँ पे जोड़ता है, एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहाँ जोड़ता है, पैरा पे। वन इज माइनर, वन इज मेजर, बहुत आसान सा है, ये वही है पहला वाला। दूसरा द वेरी फेमस सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, और ये रिएक्शन जो है वो हम इस चैप्टर में या पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बार हम नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। नेम रिएक्शन हमें याद रखना पड़ेगा। सब नेम रिएक्शन उन्हीं रिएक्शन को नेम रिएक्शन कहते हैं जो थोड़े एबनॉर्मल से हो, वियर्ड से हो, जो हमने सोचा है वैसा ना हो, मतलब ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ ना टूटे, या नॉर्मल रिएक्शन जो ना कर रहे हो, वो सारे हम सैंडमेयर में यूज, सॉरी, वो सारे हम नेम रिएक्शन में यूज करेंगे। सैंडमेयर उसमें से तो एक एग्जाम्पल है एक्चुअल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सैंडमेयर कहता है कि अगर तुम फ्रेशली प्रिपेयर्ड एनिलीन लेते हो, मतलब एकदम ताजा ताजा प्रिपेयर हुआ एनिलीन लेना है तुम्हें, ये नहीं कि घर से बना के लेके घूम रहे हैं कि अरे ये तो एनिलीन है, ठीक है, लेके घूम रहे हैं, नहीं, बिल्कुल ताजा ताजा एनिलीन बनाना है, लिखा भी है, ठीक है, क्लियर, विद अ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिखा है ना, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, एनिलीन है, और अगर हमने इसमें डाला, रिएजेंट याद रखना सब लोग, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, ठीक, और अगर हमने इसमें डाला HCl या HBr, टेम्परेचर बहुत कम रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस रख दो या 5 डिग्री सेल्सियस रख सकते हो, मतलब 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन तक तुम टेम्परेचर रख सकते हो। तो यहाँ पे होगा एक चमत्कार जो कि हर नेम रिएक्शन में ही होता है, इसलिए इन्हें नेम रिएक्शन कहा जाता है। ये एक ऐसा सॉल्ट बनाएगा जो अपने आप में बहुत वियर्ड है। ये सॉल्ट है N2 प्लस और X माइनस, ये X वही है जो यहाँ पे तुमने यूज किया है, इसको कहते हैं हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक। जैसे ही तुम एनिलीन में NaNO2 और HCl डालोगे, ठीक, यहाँ पे बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और तुम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से कुछ भी बना सकते हो। अगर मैंने कहा ना बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ किसी भी ग्रुप को हम नहीं हटा सकते, ठीक है, किसी भी तरीके से, लेकिन अगर किसी भी तरीके से बेंजीन रिंग पे तुम NH2 ले आओ ना, NH2 ले आओ, तो तुम उसे डाइजोनियम में कन्वर्ट करके आसानी से हटा सकते हो, आसानी से, ठीक। कितनी आसानी से हटाया जा सकता है, जितना ही मुश्किल मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग पे जुड़े हुए ग्रुप को नहीं हटा सकते, उतने ही आसानी से अगर तुमने उसे डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया तो हटा सकते हो। क्वेश्चन इज कि कितनी आसानी से हम इसे हटा सकते हैं, फूंक मार दो हट जाएगा, इतनी आसान, ठीक है, इतना आसान है बेंजीन रिंग से जुड़े हुए इस N2 प्लस X माइनस को हटाना, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इसे रिमूव किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे समझाऊं डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में, ध्यान देना, ये जो पोर्शन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये हेलो एल्केन हेलो एराइन में तुम्हें नहीं मिलेगा, ये अमाइन चैप्टर से है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि डाइजोनियम जब बता रहा हूँ तो एक ही साथ सारे डाइजोनियम बता दूं कि कैसे रिएक्शन होता है, ताकि हम इसे यूज कर पाए, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ कि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए ग्रुप को हम नहीं हटा सकते, अगर हटाना है, ठीक, तो हमें उसे डाइजोनियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन डाइजोनियम में तभी कन्वर्ट होगा जब एनिलीन रहा होगा, ठीक है, क्लियर। अगर एनिलीन है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर एनिलीन है तो ही डाइजोनियम में कन्वर्ट होगा, और डाइजोनियम में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने इसमें Ki डाल दिया, मैंने कहा ना ये अपने आप ही हट जाएगा, इग्नोर दिस थिंग, Ki डालोगे आयोडीन जुड़ जाएगा, जो मैं ये बना रहा हूँ कॉपी में ड्रॉ कर लेना, सब लोग देखते रहना, एक बार में इसे देखते रहोगे तो बहुत सारे रिएक्शन हो जाएंगे। Ki डालोगे आयोडीन जुड़ जाएगा, अगर तुमने इसमें डाला Cu2Cl2, ठीक, Cu2Cl2 अगर डाला तो क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक, और तुम यहाँ से बना दोगे क्लोरोबेंजीन। अगर तुमने Cu2Br2 डाला तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, Cu2Br2 डाला तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। अगर तुमने इसमें CuCN डाला, CuCN डाला तो क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत आसान, बस रिएजेंट याद रखो, कुछ भी डालोगे वो जुड़ जाएगा और बदले में नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगा, ठीक है। और वो जो X है जो तुम यहाँ मेटल यूज कर रहे हो वो मेटल के साथ जुड़ जाएगा, सीधा सीधा बात है, ठीक है। और क्या डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हो। अगर तुमने इसमें डाल दिया H2O डाल दिया, नॉर्मल पानी डाल दो, नॉर्मल वाटर डाल दो, तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, ठीक है, OH जुड़ जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अगर तुमने इसमें कोई अल्कोहल डाला, फॉर एग्जांपल C2H5OH डाला, ये अल्कोहल लिखा है मैंने,
C2H5OH, तो ये बेंजीन बना लेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, अल्कोहल से H निकल के जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे केवल और केवल बेंजीन बन जाएगा। ठीक, बेंजीन बनाने के लिए तुम एक और रिएजेंट यूज कर सकते हो और उसका नाम है H3PO2। ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे H3PO2 एसिड डाला, एसिड डालोगे तो ऑब्वियसली क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन ही तो जुड़ेगा, तो वो ऊपर वाला ग्रुप तो मैंने कहा ना फूक मार दो उड़ जाएगा, तो पानी डालने से भी जुड़ जा रहा है वो जाके। ठीक, तो यहाँ से ये हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। ठीक है, कुछ भी डालते हो, अगर तुमने AgF डाला यहाँ पे तो फ्लोरीन जुड़ जाएगा, AgF डालो फ्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, साथ में NaNO2 डालोगे तो वापस से नाइट्रो मतलब कि NO2 भी जोड़ दोगे, तो ये इतना सब कुछ जो है वो तुम्हारा इस डाइजोनियम से बनाया जा सकता है। बट सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है एक्चुअल में, ये जो तुम देख रहे हो ना ये सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन अभी एनसीईआरटी में मैं दिखा दूंगा, ये है सैंडमेयर रिएक्शन। इतना सब कुछ क्यों बता दिया, सब पढ़ना है यार, सब पढ़ना है। ठीक है, क्लियर, देखो एनसीईआरटी का पेज कहाँ है, यही है, दिख रहा है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में सबसे पहले तो इन्होंने एनिलीन लिया, एनिलीन का रिएक्शन NaNO2HCl के साथ कराया, बनाया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद इसका रिएक्शन Cu2H2 के साथ क्या बनाया, ठीक है, Cu2Cl2 या Br2 के साथ। ये पेपर में अगर सैंडमेयर रिएक्शन आएगा तो हमें ये दोनों रिएक्शन लिखना पड़ेगा, याद रखना ये चीज, दोनों, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों। ठीक, बाकी ये जो मैंने KI वाला बताया था वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। ये तो हो गया सैंडमेयर रिएक्शन की बातें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज यस फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यार पहले भी बता चुका हूँ, कुछ शॉर्ट्स भी डाला था मैंने। ठीक है, तुम वहां से भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हो। तो मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, इसे सब लोगों को पता ही होगा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है अल्काइल हैलाइड का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो ऐसा ही है कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमें समझना पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं देखूँ तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा और हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। ठीक, क्लियर, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इन केस ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास, अगर दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो ऐसे केसेस में हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे जहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ब्रांचिंग के। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ब्रांचिंग के। एग्जांपल देता हूं मैं, अगर एग्जांपल देखो यहाँ पे ध्यान से, एनसीईआरटी के एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले मैं एग्जांपल बना देता हूँ यहाँ पे कुछ। CH3 CH2 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 Cl CH2 Cl। ठीक, दूसरा एग्जांपल, ये पहला है, दूसरा CH3 CH, यहाँ पे एक CH3 CH2 देन Cl, और तीसरा भी साथ में CH3 CH2 CH2 Cl। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि इन तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास देखना पड़ेगा हमें। कितने कार्बन नजर आ रहे हैं इसमें, 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 क्लोरीन नजर आ रहा है। नीचे वाले में 3 कार्बन और 1 क्लोरीन नजर आ रहा है, और यहाँ भी 4 कार्बन और 1 क्लोरीन नजर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो सेम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में 4 कार्बन 1 क्लोरीन है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं पता ही है सब लोगों को, बट इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा क्योंकि इसमें केवल 3 ही कार्बन है। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, सिंपल। तो थर्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम होगा। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूँ तो थर्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बट दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है। इन दोनों में से जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है, बट अगर सेम है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ब्रांचिंग देखना पड़ेगा। जिसमें ब्रांचिंग नजर आ रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। तो सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, पहले वाले का होगा। तो इट्स सो सिंपल। यही एग्जांपल जो है वो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें। ये स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच, दो ब्रांच, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। यही कहता है यहाँ पे एनसीईआरटी, क्लियर है। बट एक चीज तुम लोगों को याद रखना है जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट वो तो मॉलिक्यूलर मास का प्रॉपर्टी है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर मास या किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, तो उसे हम देख के तो नहीं डिसाइड कर सकते। और यही एनसीईआरटी यहाँ पे लिखता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हम देख के नहीं डिसाइड कर सकते, नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है।
बट एक डेटा जरूर शेयर करता है एनसीईआरटी, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट को इग्नोर करना, बॉइलिंग पॉइंट को मत देखना, मेल्टिंग पॉइंट देखो। मेल्टिंग पॉइंट इस वाले क्लोरो, ये इसे ये ऑर्थोक्लोरो, ठीक है, आइसोमर बोलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना नजर आ रहा है तुम लोगों को? 256 दिख रहा है। अगर यहाँ ना दिख रहा हो तो एनसीईआरटी खोलो, देखो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले पेज पे 256 इस वाले का, ठीक है। इस वाले का मेल्टिंग पॉइंट कितना दिखाई दे रहा है? 249। लेकिन वहीं पे अगर तुम इस पैरा वाले को देखो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना नजर आ रहा है? इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 323 नजर आ रहा है ना, 323, 256, 249 मेक सेंस। थोड़ा सा डिफरेंस तो रहता है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कैसे क्रिएट हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ बनता है हमारे पास बोर्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहैलोजन आर वेरी नियरली द सेम बट पैरा आइसोमर आर हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। याद रखना, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, अपने बुक में भी मार्क कर लेना, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है 8 से लेके यहाँ तक। ये कहते हैं कि चूंकि ये सिमेट्रिकल है, ये दिख रहा है, ये जो है ये सिमेट्रिकल है, ये ऐसे है, ये है बेंजीन, ठीक है, ये है बेंजीन, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे, क्या हो गया ऐसे, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, ठीक है, क्लियर। तो ये क्रिस्टल लैटिस में बहुत आसानी से फिट हो जाता है, और क्रिस्टल लैटिस में आसानी से फिट होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ रहे हो, क्रिस्टल लैटिस में आसानी से फिट होने का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे अगर सिमेट्रिकल है तो किसी भी चीज़ में ये फिट होता चला जाएगा, जैसे ये है, ठीक, ये तो ये ऐसे चेन बनाता चला जाएगा और हनी कॉम्ब की तरह आसानी से फिट होता चला जाएगा। जब आसानी से फिट हो जाएगा तो गैप ही नहीं रहेगा बीच में, और गैप नहीं रहेगा तो मेल्ट नहीं हो पाएगा आसानी से, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी लिखता है इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में कभी भी पूछ सकता है तुमसे पेपर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसे तुम अरेंज कर सकते हो, ये क्वेश्चन है ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन क्या है? ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन इज CH3Br। स्ट्रक्चर तो बनाने आता ही होगा सब लोगों को। फिर क्या है? ब्रोमोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है? याद रखो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद रखो। कभी पढ़ाई में काम नहीं किया तो कहीं तो काम करेगा, पता तो होगा ही क्लोरोफॉर्म का काम, है ना। तो क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। तो ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? वही जो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, सेम, बस क्लोरीन की जगह पे क्या लिख देंगे? ब्रोमीन लिख देंगे। तो ब्रोमोफॉर्म इज CHBr3। इसमें क्या क्लोरोफॉर्म है? नहीं है, मिटा देता हूँ क्लोरोफॉर्म, वो तो तुम्हें याद दिलाने के लिए लिखा था, ठीक है, कि याद रख लो कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है, CHCl3। तो ब्रोमोफॉर्म इज CHBr3। उसके बाद क्या है? क्लोरोमीथेन है, दैट इज CH3Cl। उसके बाद क्या है? डाइब्रोमोमीथेन है, तो CH2Br2, डाइब्रोमोमीथेन। ठीक, 4 कंपाउंड है, क्या अरेंज करना है? इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन चारों में? किसका बॉइलिंग पॉइंट? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? देखो, अरे इसमें 3 ब्रोमीन है भाई, 3 ब्रोमीन है, ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास 80 होता है, 3 ब्रोमीन है, बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होगा। 1 2 3 अगर मैं बोलूँ, 1 2 3 एंड 4, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सेकंड वाले का होगा। उसके बाद तो तुम लोग समझ ही गए होगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऑब्वियसली सब लोग बोलोगे सर यही होगा, ये क्योंकि इसमें 2 ब्रोमीन है, इसलिए फोर्थ वाले का बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद आएगा। उसके बाद एक ब्रोमीन एक क्लोरीन, ब्रोमीन क्लोरीन में किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा? ऑब्वियसली ब्रोमीन। तो फर्स्ट वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, थर्ड से ना, हाँ थर्ड से, ठीक है, क्लियर। वहीं पे 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना के खुद डिसाइड कर लेना, इसमें ब्रांचिंग वाला टर्म यूज होगा। यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ डेंसिटी की बात करता है। डेंसिटी बहुत आसान सा है यार, जो चीज जितनी भारी होगी उसका डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा, है ना। मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा, डेंसिटी उतना ज्यादा। वही यहाँ पे पढ़ोगे तो लिखा होगा ब्रोमोआइड और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव में जो डेंसिटी होता है वो इंक्रीज होता है मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज करने से। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, याद रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं बिहेवियर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोफोबिक इन बिहेवियर, मतलब कि पानी से डर लगता है इन्हें, ठीक है, पानी से डर लगता है, ठीक। अगर पेपर में भूल जाओ तो अपने बारे में याद कर लेना, है ना, ठंडी का मौसम तो चल ही रहा है, ठीक, तो अपने बारे में याद रख लेना सब कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हम सब लोग, हम
जो सांस लेते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। हम जो खा रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिक है, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, मतलब वो पानी में नहीं घुल सकता, सोल्यूबल नहीं हो सकता। दैट्स वाई जब हम नहाने जाते हैं तो हम पानी में घुलते नहीं है ना। ठीक है, क्लियर। अगर हम हाइड्रोफोबिक नहीं होते, हम वाटर में घुल सकते, ठीक। तो एवरी टाइम जब भी पानी बरसता, पानी में टच होते हैं हम घुल जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। किसी ने हमारे ऊपर पानी फेंका, हम पानी के साथ निकल गए, सोल्यूबल हो गए उसी के साथ। बट हम हाइड्रोफोबिक है बिहेवियर में, हाइड्रोफिलिक नहीं है, इसलिए, ठीक। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ये बात याद रखना, ठीक। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सॉल्युबिलिटी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जितना ज़्यादा कार्बन होगा ना, जितना ज़्यादा कार्बन होगा उसका सॉल्युबिलिटी पानी में उतना ही कम होगा, ठीक है, उतना ही कम होगा। जितना ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा कार्बन का नंबर उतना ही सॉल्युबिलिटी पानी में कम। अगर तुमसे कोई पूछता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लो, यही ब्रोमोमीथेन और ब्रोमोफॉर्म या कुछ भी ले लो, जिसमें कार्बन का नंबर तुम्हें ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, उसका सॉल्युबिलिटी पानी में उतना ही कम होगा, ठीक है। विच इज़ मोर सोल्यूबल, इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड। वैसे तो सोल्यूबल कोई भी नहीं होता, बट मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा होगा इसमें, क्योंकि उसमें कार्बन का नंबर कम है। जितना कम कार्बन उतना ज़्यादा सोल्यूबल, हम ऐसे अरेंज करेंगे, ठीक है, क्लियर। वही इस यहाँ पे भी लिखा हुआ है अगर तुम पढ़ोगे तो। केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा अगर मैं अपने अगले टॉपिक पे, कि हेलो एल्किन जो है वो या हेलो एरीन जो है, अल्काइल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड, कोई भी कौन कौन सा रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो तीन टाइप के रिएक्शन एनसीईआरटी कहता है कि दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियोफिलिक की बात करता है, न्यूक्लियोफिलिक। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है बेसिक्स वाले में, जो सबसे पहला लेक्चर होगा बेसिक्स का, उसमें तुम्हें सबसे आखिरी में SN1 और SN2 मिल जाएगा। ये वही है, SN1 याद है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही है, ठीक है। अब मैं वापस से दिखा देता हूँ तुम्हें, बट मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस पार्ट में, ठीक है। जिसको भी डाउट हो वो पहले पार्ट में जाके लास्ट में SN1 और SN2 देख ले। पहला है, ठीक है, SN2, ठीक है। मैंने भी पहले SN2 ही पढ़ाया था, याद है SN2 में क्या होता है। SN2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, बैक साइड से आके अटैक कर रहा था, दिख रहा है, ठीक। ये OH जो है वो बैक साइड से आके, ये OH जो है वो बैक साइड से आके अटैक कर रहा है। और ये किसमें देखने को मिलता है हमें, जिसका डिग्री सबसे कम होता है, 0 डिग्री या 1 डिग्री कार्बोकैटायन, या 0 या 1 डिग्री ऑफ हैलाइड में देखने को हमें ये मिलता है, ठीक। तो बैक साइड से OH आता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, कन्फिग्रेशन उल्टा हो जाता है यहाँ से, ठीक है, कन्फिग्रेशन जो है वो उल्टा हो जाता है, क्लियर। आगे चलते हैं इसे। फिर आ जाता है SN1। SN1 की अगर मैं बात करूं, SN1 में, ठीक है, SN1 में जिसका डिग्री ज़्यादा होता है वो SN1 पाथ फॉलो करता है। 3 डिग्री और 2 डिग्री जनरली SN1 पाथ फॉलो करते हैं। इसमें पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है, मैंने बताया था इस बारे में। तो पहले स्टेप में नजर आ रहा है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है, और दूसरे स्टेप में OH आकर वहीं पे अटैक करता है जहाँ से ब्रोमीन या क्लोरीन हटा था। ऐसे क्वेश्चन में या ऐसे पार्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है वो रिटेंटेड बनता है, रिटेंटेड प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि जैसा था वैसा ही बनेगा, कोई इन्वर्जन नहीं होता, कोई इन्वर्जन नहीं होता, जो जैसा था वैसे ही बनेगा, ठीक। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, सॉरी, 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री से। किसकी कहानी है ये कहानी है SN1 की, जो मैं लिख चुका हूँ। लास्ट वाले की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, SN2 में, तो SN2 में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर था, SN2 में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर था वो क्या था, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, एंड देन 3 डिग्री। 0 डिग्री मिल जाए तो और बढ़िया है, ठीक। तो ये था SN2 की, 2 का कहानी। कुछ एग्जाम्पल मिल जाएगा मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, फाइन, ठीक है। अच्छा, जब ये मुझे एक ब्लैंक स्लाइड मिल गया तो एक और चीज़ बता दूं मैं तुम लोगों को, कि अगर हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है CH3Cl, और अगर मैंने इसका रिएक्शन KCN के साथ कराया, ठीक है, यूज ऑफ KCN भी मैंने ऐड कराया था, याद है, ठीक।
तो केसीएन अगर मैंने ऐड किया तो तुम लोगों को याद होगा कि अगर हमारे पास कोई अल्काइल लाइट है तो केसीएन की प्रेजेंस में वहां पे क्या जुड़ जाता है, सबको याद होगा क्या जुड़ जाता है, सीएन जुड़ जाता है। लेकिन मैंने वहां जब बेसिक्स में बताया था कि कोई भी अल्काइल लाइट में का रिएक्शन अगर केसीएन के साथ करते हैं तो क्लोरीन या ब्रोमीन अगर कुछ भी है तो उसकी जगह पे सीएन आके जुड़ जाता है। लेकिन मैंने वहां पे ये नहीं बताया कि अगर तुमने गलती से, ठीक है, गलती से केसीएन की जगह पे एजीसीएन यूज कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर तुमने एजीसीएन यूज कर लिया तो यहाँ पे क्लोरीन तो हटेगा, बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे जो केसीएल बना था यहाँ भी एजीसीएल बनेगा, सब कुछ सेम ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीएन जुड़ने की जगह पे एनसी जुड़ जाएगा और ये पेपर में पूछता है, ठीक है, कि एल्काइल हाइड का रिएक्शन एजीसीएन के साथ क्या बनाता है। एक्चुअल में एल्काइल हाइड का रिएक्शन एजीसीएन के साथ एनसी बनाता है, वहीं पे केसीएन के साथ सीएन जोड़ता है। ठीक है, होता क्यों है वो समझ लो। जो केसीएन है, केसीएन वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है बिहेवियर में, और आयनिक होने की वजह से ये के प्लस और सी एन माइनस में टूट जाता है। वहीं पे एजीसीएन की अगर मैं बात करूं, एजीसीएन की अगर मैं बात करूं तो ये कोवेलेंट होता है बिहेवियर में, और कोवेलेंट होने की वजह से जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो सी और एन में, सी और एन में, ठीक है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से इस नाइट्रोजन को मौका मिल जाता है, ये जो नेगेटिव कार्बन पे जनरेट हो रहा था बॉन्ड टूटने की वजह से, वो नेगेटिव नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर। तो ये नेगेटिव नाइट्रोजन को मिल जाता है, और जब ये वापस जाके वहां पे जुड़ना चाहता है तो कार्बन से ना जुड़ के फिर किससे जुड़ना शुरू कर देगा, एजीसीएन में, नाइट्रोजन से जुड़ना शुरू कर देगा। वहीं पे केसीएन में इस नाइट्रोजन को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर पाए, और इसलिए इस केस में वो कहां से जुड़ता है, कार्बन से जुड़ता है। सो रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ, पेपर में पूछता भी है ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन रिएक्ट विथ केसीएन टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड, है ना, केसीएन के साथ एल्काइल साइनाइड बनाता है, वेयर एज एजीसीएन के साथ क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। याद रखना, इसे हम कन्वर्जन में भी यूज करेंगे। पूछ रहे क्यों, लिखा हुआ है केसीएन इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन नेचर, ठीक, क्या प्रोवाइड करता है, साइनाइड आयन, ठीक, और इसमें बोल रहा हुआ है हाउएवर एजीसीएन इज मेनली कोवेलेंट इन नेचर एंड नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। अब हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब हम बात करेंगे अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। देखो एक बात याद रखना कि कुछ ऐसे कंपाउंड जो है वो शुरुआत में हमें मिले जो कि दिखते भी सेम थे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम था, सब कुछ सेम था, लेकिन उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट था। तो हमें समझ में ही नहीं आता था कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, दो कंपाउंड दिखते सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, नेचर में स्पेस में उनका अरेंजमेंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा था कि उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कितना या क्यों डिफरेंस है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, ठीक, बाद में समझ आया कि एक्चुअल में उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि वो आपस में आइसोमर है, लेकिन हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, देख के नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वनटॉफ। ठीक है, वनटॉफ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने कहा कि अगर तुम एक नॉर्मल लाइट ले लो, नॉर्मल लाइट अगर तुम लेते हो तो नॉर्मल लाइट का जो वाइब्रेशन है वो सारे प्लेन में होता है। तो ये मैंने एक नॉर्मल लाइट बना रखा है जिसका वाइब्रेशन जो है वो सारे प्लेन में है, सारे प्लेन में, सब डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इसे अनपोलराइज लाइट कहते हैं। अगर तुम्हारे पास एक पोलोराइड है, पोलोराइड का काम का पता है क्या होता है, पोलोराइड का काम होता है कि इसका जो एक्सिस तुम देख रहे हो, ठीक है, ये जो एक्सिस देख रहे हो, इस एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है, लाइट है, उसी को अलाउ करता है पास होने के लिए। जैसे ये जो लाइट जा रहा है जिसमें वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, इसमें ये जो वाइब्रेशन है, ये वाई एक्सिस वाला, इसी को अलाउ करता है पास होने के लिए, बाकी को कट कर देता है, और इसीलिए इसमें केवल ये वाला वाइब्रेशन ही रहेगा, बाकी सारा जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है वो कट हो जाएगा, केवल यही वाइब्रेशन जाएगा, इसको कहते हैं पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट। वांटॉप ने ये देखा कि जब ये पोलराइज लाइट डालता था ऐसे कंपाउंड्स पे जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट था, दिखते वगैरह सब कुछ सेम थे, ठीक है, तो ये पोलराइज लाइट पे रिस्पॉन्ड करते थे। ये जो कंपाउंड्स थे, ये कंपाउंड्स जो थे वो पोलराइज लाइट पे रिस्पॉन्ड करते थे। फॉर एग्जाम्पल जब ये पोलराइज लाइट इनके ऊपर पड़ता था तो ये, ठीक है, पोलराइज लाइट को रोटेट, पीपीएल लिख रहा हूं मैं, प्लेन पोलराइज लाइट,
ठीक है, रोटेट करते थे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जैसे लाइट ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, ठीक, जैसे ये कंपाउंड आया इसमें इन्होंने रोटेट कर दिया इसको, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से किसी डायरेक्शन में रोटेट कर देते थे। जो कंपाउंड, ठीक है, इन्हें आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता था, हम देखते थे कि यही वो कंपाउंड्स हैं जिनका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल अलग था, ठीक है, जिसे हम नहीं पहचान पा रहे थे इससे पहले देख के या एनालाइज करके, ठीक है। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो इसका नाम जो है वो कुछ अलग रख दिया गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर राइट डायरेक्शन भी कह सकते हैं, राइट डायरेक्शन। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उसका नाम रखा गया डेक्स्ट्रो, ठीक है, डेक्स्ट्रो, नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने, ठीक है। डेक्स्ट्रो डिनोट करते हैं इसको स्मॉल डी से। और अगर यही कंपाउंड लाइट को रोटेट करता है, रोटेट पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं लीवो, ठीक है, डिनोटेड बाई एल। याद करना बहुत आसान है, एल से लीवो, एल से लेफ्ट, सीधा सीधा बात है। तो जो लेफ्ट में रोटेट करेगा वो लीवो और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो। तो यहां से सबसे पहली बार ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में पता चला हम सब लोगों को, ठीक है, कि ऐसे मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, एक टर्म यूज किया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है वो कंपाउंड जो लाइट पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लाइट पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। मैं इसे दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो लाइट पे रिस्पॉन्ड कर रहे थे, दूसरा तरीका ढूंढना था हमें एक्चुअल में, दूसरा तरीका इन द सेंस कि जस्ट थिंक कि पेपर में अगर हमें क्वेश्चन आया तो हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेकर तो जाएंगे नहीं, पीछे पीछे तो भागेंगे नहीं उस कंपाउंड के कि इसके ऊपर लाइट डालेंगे, लाइट रोटेट करेगा तो हम देखेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या डेक्स्ट्रो है या लीवो है, ऐसे कैसे पता कर पाएंगे हम। तो समय के साथ साथ एक और बिहेवियर पता चला, देखो डेफिनेशन यही है, ठीक है, कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे एक्चुअल में यही है, लेकिन बाद में इसे वापस से रिन्यू किया गया और एक और कॉमन सा चीज देखा गया कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड थे, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स थे उनका मिरर इमेज जो है वो डिफरेंट बन रहा था। सॉरी, ये मैंने मिरर बना रखा है, मैंने यहाँ लेटर बना रखा है ए का जो मिरर इमेज बनेगा वो ए ही बनेगा, है ना, एग्जैक्टली सेम बनेगा, तो हम इसे बोलेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मिरर इमेज डिफरेंट बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बी बनाऊं तो बी का मिरर इमेज ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ठीक है। वैसे 2D फिगर जो है वो जनरली सुपर इम्पोज हो ही जाते हैं रोटेट करने के बाद, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे कंपाउंड जिनका मिरर इमेज जो है वो डिफरेंट बने, डिफरेंट, ठीक, उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, जैसे ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, और ये जो मेरा दूसरा वाला हाथ है, ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं, ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं, बट तुम्हें देख के लग रहा होगा कि दोनों तो सेम है, बट नहीं है एक्चुअल में। अगर मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज करूँ ऐसे, ठीक, तो क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है, क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है, बिल्कुल नहीं। अब तुम बोलोगे ऐसे कर दो ना, ऐसे नहीं करना है, ये इसका मिरर इमेज है तो दोनों एक प्लेन में रहने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, एक प्लेन में आएगा, दोनों क्या एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होगा, नहीं होगा। ये देखो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ठीक है, मछली नहीं समझना, इसे मछली बना के नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ये जो थंब है ये एक्चुअल में सुपर इम्पोज नहीं होने दे रहा है, ये कहीं से भी, वैसे ये फिंगर भी सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। अब तुम इसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है, केमिस्ट्री कहता है कि इसे रोटेट करके देखो क्या रोटेशन में कहीं भी एक ऐसा पॉइंट आ रहा है क्या जहाँ पे ये सुपर इम्पोज हो रहा है। रोटेट करने के बाद भी अगर कहीं ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे इसे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ऐसे कंपाउंड्स जिनका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होगा वही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे, ठीक, क्लियर। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ ऑप्टिकली, बाद में एनसीईआरटी से कोड भी करूंगा मैं इसे, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या डेफिनेशन बताया मैंने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, नॉन नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिनका हम मिरर इमेज बनाए और बिल्कुल डिफरेंट बने, ठीक है, उन्हें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल, एक और था, देखता हूं मैं,
नहीं, दिस इज इट। ठीक है, यही। ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है और यहाँ पे एक मिरर बना रखा है इन्होंने। वही तुम लोग को याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो वेज देख रहे हो, ये सॉलिड लाइन जो देख रहे हो, ये तुम्हारी तरफ है, और ये जो डैश वाला लाइन है ये इस प्लेन के पीछे है। मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, जो बेसिक्स में मैंने बताया था। तो यहाँ पे मिरर, इसका मिरर रख के इसका मिरर इमेजेस बना रहे हैं और फिर रोटेट करके दिखा रहे हैं कि देखो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। बट मैं इतना तुम्हें कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहूंगा, मैं बस सीधा सीधा बता दूंगा। एक ऐसा कार्बन ढूंढो, एक ऐसा कार्बन ढूंढो जिसपे जुड़े हुए चारों ग्रुप, जिसपे जुड़े हुए चारों ग्रुप जो है, जिसपे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो। कार्बन में से 4 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन ऐसा ढूंढना है तुम्हें पूरे कंपाउंड में जिसपे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो तुम आंख बंद करके उसे कह देना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। हम बहुत सीधा सीधा यार ध्यान रखेंगे कि अगर एक कार्बन पे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और इस कार्बन को देखो, ठीक है, ये कार्बन, ठीक, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। आओ देखो, इस कार्बन पे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या? एक तरफ क्या जुड़ा है CH3, एक तरफ क्या जुड़ा है C2H5, एक तरफ क्या है हाइड्रोजन, एक तरफ क्या है OH। चारों डिफरेंट है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक, इसके दो कंपाउंड होंगे, एक ये, इसका मिरर इमेज, इसमें से कोई एक डेक्स्ट्रो होगा और कोई एक लीवो होगा। हमें कैसे पता चलेगा कौन डेक्स्ट्रो होगा कौन लीवो होगा? हम नहीं बता सकते। ठीक है, हमें पता करने के लिए कौन डेक्स्ट्रो होगा कौन लीवो होगा, हमें प्लेन पोलराइज लाइट डालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो राइट रोटेट हो रहा है या लेफ्ट रोटेट हो रहा है। तो हम आंख से देख के तो, पेपर में देख के तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कौन डेक्स्ट्रो होगा कौन लीवो होगा। तो हमसे पेपर में ये नहीं पूछेगा कि कौन डेक्स्ट्रो होगा कौन लीवो होगा, हमसे बस ये पूछेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखना ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ठीक, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। क्या इस कार्बन पे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है? ऑब्वियसली डिफरेंट है। ये कार्बन, इस पे एक तरफ C2H5, एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ X। एक एग्जांपल और देता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं बना देता हूँ ये, ठीक है, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ CH3। ठीक, ये, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो तुम्हें एक कार्बन ढूंढना है जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो। शुरुआत करो इस वाले कार्बन से। क्या इस पे जुड़ा हुआ चारों ग्रुप डिफरेंट है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तुम जानते हो हाइड्रोजन नहीं दिखाते इसमें। एक तरफ क्या है, एक तरफ तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड है, लेकिन बाकी क्या है, इस पे 3 हाइड्रोजन है और वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये कार्बन तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने देगा, सारे कार्बन चेक करने पड़ेंगे। इस कार्बन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो है इस पे, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। बट इट इज ऑल अबाउट दिस कार्बन। इस कार्बन पे एक तरफ क्या है, CH3 है, एक तरफ क्या है जो नहीं नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन। बिल्कुल, अब तुम बोलोगे कि हाँ ये तो डिफरेंट लग रहा है। अच्छा चलो देखते हैं। एक तरफ क्या है, एक तरफ इसके 2 कार्बन है और दूसरी तरफ क्या है, इसके 2 कार्बन है। ये 2 हाइड्रोजन से कंफ्यूज मत होना, इस तरफ भी 2 कार्बन है और इस तरफ भी 2 कार्बन है। इसका मतलब है इस कार्बन पे एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, वो दोनों क्या हो गया, सेम हो गए। अगर सेम हो गए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं और यहाँ लिख दूं CH3, हाँ CH3। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इस कार्बन को अगर तुम ध्यान से अब देखते हो तो एक तरफ तुम्हें CH3 नजर आएगा, एक तरफ, अच्छा ये भी तो CH3 है, सॉरी, C2H5 लिखूंगा मैं, C2H5। हाँ, एक तरफ C2H5, अरे फिर इधर C2H5 हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज करता हूँ। हाँ, ये इस कार्बन पे एक तरफ क्या है, CH3 है, एक तरफ क्या है, C2H5 है, एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन है जो नहीं दिख रहा है, और एक तरफ क्या है, ये 3 कार्बन है। ठीक, चारों ग्रुप जो है वो इस कार्बन पे जुड़ा हुआ डिफरेंट है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे भी एनसीईआरटी में कुछ चीज लिखा हुआ है, वो कहते हैं। ठीक है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अभी मैंने तुम्हें बताया, ये मान लो हमारे पास एक बिकर है, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बिकर है और इस बिकर में डेक्स्ट्रो के कंपाउंड्स हैं, और एक और बिकर लेता हूँ और इसमें है लीवो के कंपाउंड, और एक खाली बिकर लेता हूँ, खाली बिकर। इस खाली बिकर में मैंने कुछ पोर्शन, मतलब आ, कुछ पोर्शन, जैसे इस बिकर में दोनों को मिक्स किया मैंने, दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया, और इस मिक्सचर में,
ठीक है, 80% डेक्स्ट्रो था और 20% लीवो था। ठीक है, और अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें 80% डेक्स्ट्रो और 20% लीवो है, और अगर मैं इसमें प्लेन पोलराइज लाइट डालूं तो लाइट किधर रोटेट करेगा? तुम जानते हो 80% डेक्स्ट्रो है, इसका मतलब है डेक्स्ट्रो डोमिनेट करेगा। डेक्स्ट्रो डोमिनेट करेगा, इसका मतलब है लाइट किधर रोटेट करेगा? डेक्स्ट्रो में लाइट किधर रोटेट करता है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एग्जैक्टली क्लॉकवाइज, राइट डायरेक्शन में। तो लाइट को किधर रोटेट करेगा? ये राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि वो डोमिनेट करेगा। लेकिन सोचो इसी बीकर में, एक और खाली बीकर में मैंने 50% डेक्स्ट्रो डाल दिया और 50% ही लीवो डाला, दोनों बराबर डाला। 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो, अगर मैं दोनों बराबर डाल रहा हूं तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन किधर होगा? अब तुम बोलोगे अरे ये तो कंफ्यूजन हो रहा है, डेक्स्ट्रो तो राइट रोटेट करेगा, लीवो लेफ्ट रोटेट करेगा, और दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। एग्जैक्टली ठीक। अगर तुम्हारे पास कोई मिक्सचर है, क्या लिखा हुआ है? मिक्सचर कंटेनिंग 2 इनेंसियोमर्स। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, इस डेक्स्ट्रो और लीवो को कंबाइंड फॉर्म में इनेंसियोमर्स बोलते हैं। जब भी एनसीईआरटी को डेक्स्ट्रो लीवो नहीं लिखना होगा तो एक साथ बोलना होगा तो इनेंसियोमर्स बोलता है। तो मिक्सचर कंटेनिंग 2 इनेंसियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। जैसा कि हमने सोचा था, अगर 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो होगा तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन विल बी जीरो। लाइट ना राइट लेफ्ट रोटेट करेगा ना राइट रोटेट करेगा, क्योंकि दोनों ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों का अमाउंट बिल्कुल बराबर है सॉल्यूशन में। वही लिखा है, एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर, सच अ मिक्सचर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर, डिफाइन रेसमिक मिक्सचर, गिव रीजन। ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा रेसमिक मिक्सचर को, तुम्हें ये याद करके जाना पड़ेगा कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। और मिक्सचर कंटेनिंग टू इनेंसियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है, equal proportion will have zero optical rotation, net optical rotation is zero, as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to other isomer. This is known as, this type of mixture is known as racemic mixture, और दिस प्रोसेस इज नोन एज रेसिमाइजेशन और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, क्लियर। एक बात याद रखना, रेसिमिक मिक्सचर के नाम के आगे में ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, प्लस और माइनस। ठीक है, जैसे प्लस और माइनस और लिखा हुआ है 2 ब्यूटेनॉल, पेपर में यही लिख के आएगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, अगर लिखेगा तो 2 ब्यूटेनॉल ही लिखेगा, कुछ और नहीं लिखेगा। ठीक है, क्लियर। तो इतना तो पता है मुझे कि वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो CH3 CH, यहाँ पे OH CH2 CH3, दिस इज 2 ब्यूटेनॉल। क्या ये कायरल है? ठीक है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? ठीक, तो हाँ, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है, इस पे एक तरफ क्या है? CH3 है, एक तरफ क्या है? OH है, और क्या है? हाइड्रोजन है, और एक तरफ क्या है? 2 कार्बन है। चारों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ, चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। पूरे कंपाउंड में अगर तुम्हें एक भी कार्बन मिल गया ना जिसपे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो, तो वो पूरा का पूरा कंपाउंड ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो कार्बन तुमने ढूंढ निकाला है, ठीक है, जो कार्बन तुमने ढूंढ निकाला है जिसपे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। ठीक, एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन कायरल ही होता है, लेकिन तुम जानते हो बहुत लोग कुछ भी बोल देंगे, कुछ लोग चीरल बोल देंगे, कुछ लोग कुछ भी बोल देंगे, बट एक्चुअल में दिस इज कायरल। ठीक है, कायरल कार्बन है ये। ठीक, कायरल कार्बन वो कार्बन जिसपे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो। कायरल कार्बन का दूसरा नाम जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन। और इसकी वजह से जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, या फिर हम कायरल कंपाउंड्स भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो रेसमिक मिक्सचर समझ में आ गया तुम्हें? रेसमिक मिक्सचर क्या होगा? रेसमिक मिक्सचर में, ठीक है, इक्वल अमाउंट का डेक्स्ट्रो और लीवो मिक्स करेंगे ताकि नेट ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो जाए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे एक एसिमेट्रिक कंपाउंड ले रखा है इन्होंने, इसका रिएक्शन y के साथ कर रहे हैं और y के साथ कर रहे हैं। एक बार इन्होंने देखो, जहां x है उसको हटा के क्या जोड़ दिया, यहाँ पे y जोड़ दिया। जहां x दिख रहा है ये x, इसकी जगह पे y जोड़ दिया। बाकी कोई कन्फिग्रेशन में चेंज किया क्या इन्होंने? नहीं चेंज किया। ये रिटेंशन है, और रिटेंशन होता है किसमें? SN1 में। ठीक है, SN1 में। लेकिन बगल वाले में देखो ना, x हटाया है यहाँ पे, लेकिन वहां पे x नहीं है ना, ये पूरा फ्लिप्ड है। फ्लिप्ड का मतलब देखो, जो हाइड्रोजन यहाँ है वो उधर की तरफ दिख रहा होगा, JCH3 यहाँ है उधर की तरफ दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा, फ्लिप हो चुका है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, इन्वर्जन। और ये किस में होता है? ये SN2 में होता है। ठीक है, और जो जो यहाँ पे बना है ये और ये दोनों कंपाउंड आपस में ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लीवो होगा, हमें नहीं पता कौन डेक्स्ट्रो कौन लीवो, बस डेक्स्ट्रो लीवो होगा। दोनों को 50-50% मिक्स करेंगे तो हमें इनेंसियोमर्स मिल जाएगा, जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया। तो अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन का। ठीक है, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन में देखो, सबसे पहले तो टाइप्स है एक्चुअल में। हेलोएरिन अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे अगर मैं क्लोरीन ऐड करूँ और मैं ये सोचूं
कि मैं कुछ भी डाल दूँ, जैसे KOH डाल दूँ और मैं सोचूँ कि क्लोरीन हटा के OH जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, क्लोरीन हटा के OH जोड़ देता हूँ, लेकिन तुम लोग को याद होगा कि मैंने कहा था कि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए ग्रुप को हम नहीं हटा सकते, है ना? तो क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं हटा सकते, रीजन क्या है इसके पीछे का? एक रीजन तो मैंने तुम लोग को बता दिया, रेजोनेंस, है ना? बट एनसीईआरटी में 3 रीजन और लिखे हैं और हो सकता है पेपर में 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट ऑल द रीजंस दैट व्हाई बेंजीन अराइल हैलाइड या व्हाई हेलोएरिन कांट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो नहीं कर सकता? इसके एनसीईआरटी में 4 रीजन लिखे हैं। पहला तो मैंने तुम लोग को बता दिया है, क्या है? रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से होता क्या है? रेजोनेंस की वजह से अगर तुम्हें याद हो, जब मैंने बेसिक्स का बात करा था, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पूरा रेजोनेंस बनाओगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड, ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड देख रहे हो, इसकी वजह से ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये ब्रेक नहीं हो पाता, ठीक है, क्लियर? तो एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में लिखा होगा कि ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मैंने ऐड करा है इसमें सेकंड पॉइंट से स्टार्ट है, क्योंकि पहला वाला पॉइंट तो रेजोनेंस मैंने तुम्हें बता दिया, इसलिए यहाँ सेकंड वाले पॉइंट से स्टार्ट है। सेकंड वाले पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड वाले पॉइंट में ये कहते हैं कि ये जो कार्बन है जिससे जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में sp2 है, sp2 है। और वहीं पे अगर जो मैं स्ट्रेट चेन वाले में क्लोरीन को जोड़ता हूँ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो परसेंटेज s कैरेक्टर है, परसेंटेज s कैरेक्टर वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू परसेंटेज s कैरेक्टर इन sp3। एक्चुअल में परसेंटेज s कैरेक्टर sp3 में, ठीक है, 25% होता है। कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है, 3 p है और एक s है, टोटल कितने हो गए? 4। परसेंटेज को 4 से, मतलब 100% को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 25% आएगा। sp2 में क्या होगा? 2p और एक s, टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। 100 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 33.33%। जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात याद रखना। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके बीच का जो बॉन्ड होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखता है। पढ़ के देखते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विथ अ ग्रेटर परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना, ग्रेटर एस कैरेक्टर is more electronegative and can hold the electron pair of CX bond more tightly than sp3 hybridized carbon in haloalkane, ठीक है, with less s कैरेक्टर। तो जितना परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर ये बॉन्ड होगा, क्लियर? अगर मैं तीसरे वाले पॉइंट की बात करूं, ठीक, तीसरे वाले पॉइंट को समझाने के लिए, ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसे इरेज करना पड़ेगा। नहीं, मैं पीछे वाले स्लाइड का यूज कर लेता हूँ ना, पीछे वाला स्लाइड खाली था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तुमसे कि चलो मैंने तो जबरदस्ती हटा ही दिया क्लोरीन, मान लो लेट्स सपोज कि हमने जो क्लोरोबेंजीन था उसका क्लोरीन जो है वो हमने जबरदस्ती किसी ना किसी तरीके से चलो हटा दिया, मान लेते हैं कि हमने इसे हटा दिया। तो क्लोरीन अगर मैं हटाऊंगा तो किस फॉर्म में हटाऊंगा? क्लोरीन माइनस के फॉर्म में हटाऊंगा। कौन सा चार्ज छोड़ जाएगा यहाँ पे? ऑब्वियसली यार, पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस का पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो फिनाइल कैटायन बना है, फिनाइल याद है, बेंजीन रिंग को हम फिनाइल कहते हैं जब उस पर कोई चीज जुड़ा नहीं होता, जब वो सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। तो फिनाइल की अगर मैं बात करूँ, फिनाइल कैटायन की, तो ये स्टेबल नहीं है। एक बार को अगर ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में घूम जाता है ना, तो हम एक बार को सोचते हैं कि रेजोनेंस की वजह से ये यहाँ पे जुड़ सकता है, लेकिन इसका जो फिनाइल कैटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, दैट्स वाई, ठीक है, हम यहाँ से क्लोरीन नहीं हटा सकते, क्योंकि इसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। वही यहाँ पे लिखता है एनसीईआरटी, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन इन केस ऑफ हेलोएरिन द फिनाइल कैटायन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन, मान लो कि हमने हटा दिया, खुद से हटा ही दिया उसे, विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट, ठीक है, स्टेबलाइज नहीं होगा इसलिए हम नहीं हटाएंगे, SN1 मैकेनिज्म नहीं होगा, मतलब कि हम हटा ही नहीं सकते उसे, बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो रीजन है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है, मतलब मैंने तुम लोग को याद है बताया था कि बेंजीन रिंग बहुत छोटा सा होता है, उस पर 3-3 पाई बॉन्ड है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है वो। इतने नेगेटिव होने की वजह से पूरे बेंजीन का बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव बेंजीन के बिहेवियर की वजह से उस पर कोई नेगेटिव अगर कोई आता है तो पूरा बेंजीन ही उससे रिपेल करने की कोशिश करता है। वो अपने आसपास नेगेटिव को भटकने भी नहीं देता, क्योंकि पूरे का पूरे बेंजीन का बिहेवियर ही नेगेटिव है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन इट इज लेस लाइकली
फॉर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच एरीन का मतलब है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कह रहा है वो, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 3 3 पाई बॉन्ड है, इसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन बहुत मतलब इलेक्ट्रॉन जो है 3 3 पाई बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी इसे समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेता है, ये एग्जाम्पल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। बेंजीन रिंग, उसके ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक। वो कहते हैं कि हमने लैब में इसे परफॉर्म करने का कोशिश करा और हमने देखा कि आखिर कितना मुश्किल है इसे हटाना। उन्होंने कहा हमने यहाँ पे NaOH लिया, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेस लिया ताकि क्लोरीन हट के OH जुड़ पाए, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ डायरेक्ट ग्रुप नहीं हट सकता। इसके हमने अभी 4 पॉसिबल रीजंस देखे। उन्होंने क्या करा, इसे तेज करने के लिए उन्होंने बहुत हाई प्रेशर दिया। ये प्रेशर 300 ATM का है, ठीक है। 300 ATM प्रेशर बहुत हाई प्रेशर होता है। 1 ATM प्रेशर पे मैं और तुम हैं, ठीक है, क्लियर। अभी जो हम देख रहे हैं बैठे हुए हैं कमरे में, ये 1 ATM प्रेशर, और 1 ATM प्रेशर जो है, ठीक है, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ना, अगर 1.2 ATM भी प्रेशर हो गया ना तुम्हारे आसपास, तो सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक। और कितना प्रेशर है यहाँ पे, 300 ATM प्रेशर है। सोचो कितना ज्यादा प्रेशर दिया है ताकि हम यहाँ से क्लोरीन रिमूव कर पाए, बट यू नो दैट कि 300 ATM प्रेशर में भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद एनसीईआरटी कहता है कि हम यहाँ पे 673 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 673, ठीक। इतना हाई टेम्परेचर लोगे तब वो कहते हैं कि इतनी मुश्किल के बाद, इतने मेहनत के बाद और इतने पैसे खर्च करने के बाद हम यहाँ से क्लोरीन हटा के OH जोड़ सकते हैं। तुम बोलोगे जोड़ तो दिया, अभी तो मैं कह रहा था कि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए ग्रुप को नहीं हटा सकते, ठीक। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक। इतना आसान नहीं है ये रिएक्शन, ये जबरदस्ती किया हुआ है, बहुत पैसे खर्च हुए हैं। क्या ऐसे रिएक्शंस को इंडस्ट्री में परफॉर्म कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, ये तो लेबोरेटरी मेथड है और उसमें भी बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दिस इज नॉट फिजिबल रिएक्शन। लिखा क्यों है फिर? बताने के लिए तुम्हें कि कितना मुश्किल है बेंजीन रिंग से जुड़े हुए ग्रुप को हटाने के लिए, ठीक है। बट एनसीईआरटी यहाँ पे एक बात और लिखता है साथ में, वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए ना, अगर तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एक NO2 है जो कि ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाए। NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है बिहेवियर में। क्लोरीन के पास तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करता है, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। जब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है ना, तो क्लोरीन के हटने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये एविडेंट है, काफी दिखता है। जब हम वापस से रिएजेंट डालते हैं NaOH, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अब ये रिएक्शन जो है वो 673 से कम टेम्परेचर पे हो जाता है। अब ये रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 473 केल्विन के आसपास जो है वो ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे क्लोरीन हट के OH जुड़ जाता है, ठीक। ये सारा का सारा कहानी जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर की वजह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर एनसीईआरटी कहता है कि अगर हमने यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे क्लोरीन है, एक NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे, ठीक। और अगर हमने इसमें NaOH फिर से डाला तो हमें और कम टेम्परेचर डालना पड़ेगा। हमें यहाँ पे कितना था, ये 468 केल्विन था, 468 केल्विन, थोड़ा और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पे भी OH जोड़ सकते हैं थोड़े कम टेम्परेचर पे भी, ठीक है। तुम बोलोगे तो ज्यादा टेम्परेचर का तो चेंज हुआ नहीं, इतना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज इसलिए नहीं हुआ है, एक्चुअल में एनसीईआरटी में यहाँ प्रेशर नहीं लिखा है, यहाँ पे थोड़ा हाई प्रेशर भी यूज करते हैं या नहीं यूज करते, ठीक है। और क्या हो अगर हम हर जगह NO2 यूज कर लें, ठीक है, क्या हो अगर हम हर जगह NO2 यूज कर लें, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, थोड़ा टेम्परेचर में गड़बड़ हो गया, ठीक। 623 केल्विन, 300 टेम्परेचर, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था 443 एंड देन 368, मैंने 468 लिखा है शायद, ठीक। मैं उसे सही कर देता हूँ। अच्छा पैरा पे लिखा हुआ है तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ 368 है, दिस इज 443, ठीक है, क्लियर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर बेंजीन रिंग पे Cl है और NO2 जो है वो तीनों पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, सारे ऑर्थो और सारे पैरा पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो पता है तुम ये रिएक्शन जो है वो बिना किसी NaOH के भी कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी NaOH के कर सकते हो। सीधे बस तुम इसमें गर्म पानी डाल दो, वार्म वाटर, ठीक है, वार्म वाटर ऐड करो और यहाँ पे Cl हटके OH जुड़ जाएगा, Cl हटके OH जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये कमाल है 3 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के जुड़े होने की वजह से, ठीक है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा उतना ही
आसानी से ये रिएक्शन हो पाएगा, उतनी आसानी से ये रिएक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तुम देख सकते हो कि जितना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उतनी आसानी से ये रिएक्शन हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की कैसे कर सकते थे, जो कि बहुत मुश्किल था, बट फिर भी हमने उसे बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे परफॉर्म कर लिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, रेजोनेंस में ही मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, जरूरत नहीं है। ठीक है, यू ऑल नो दैट, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यू ऑल नो दैट कि ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में ये ऑर्थो पे क्लोरीन जोड़ देगा, पैरा पे क्लोरीन जोड़ देगा। ठीक है, नाइट्रेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 ऑर्थो पैरा पे जोड़ देगा, सल्फोनेशन के लिए H2SO4 ऑर्थो पैरा पे जोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद फीडर क्राफ्ट ऐड करा है, फीडर क्राफ्ट ऐड नहीं करा है यहाँ पे। ठीक है, फीडर क्राफ्ट याद है ना, मैंने समझाया था फीडर क्राफ्ट। ठीक है, फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, वो भी ऑर्थो और पैरा पे हम इसी पे जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मैं ये टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, मुझे कुछ नेम रिएक्शन बताने हैं, आखिरी लास्ट टॉपिक चल रहा है, तो कुछ नेम रिएक्शन बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11th के उर्ज रिएक्शन की। ठीक है, उर्ज रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। उर्ज रिएक्शन में ठीक तुम्हें याद होगा ये क्या करता है, ये तुम्हारे पास कोई भी एल्काइल हाइड्राइड है, अगर तुम सोडियम के प्रेजेंस में ठीक है किसी भी एल्काइल हाइड्राइड का रिएक्शन करते हो एटमॉस्फेयर को इनर्ट बना के, मतलब ड्राई एथर डाल के, ठीक, तो ये इसे डबल कर देता है। क्या मतलब है इसे डबल कर देता है? एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल if we have if we have CH3CH2Cl plus sodium in the presence of dry ether, होता क्या है कि यहाँ पे Na जो है वो Cl के साथ बॉन्डिंग करके NaCl बनाना चाहता है, लेकिन कैसे बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बना ले, लेकिन अगर क्लोरीन रख लेगा तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि याद है हमने कसम खाया है। ठीक है, अगर तुम में से किसी ने कसम नहीं खाया है तो एक काम करो, ठीक है, कल सुबह उठते ही, ठीक, या अगर अभी भी सुबह कभी भी, ठीक, अगर धूप है कभी भी, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक, हाथ में जल लो और सूर्य भगवान के सामने साक्षी मान के, ठीक, ये कसम खा लो कि कार्बन का कभी भी हम 4 से न ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे न कम बॉन्ड बनाएंगे। हमेशा कार्बन का बॉन्ड हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 ही बनाएंगे। तो अगर कार्बन का बॉन्ड जो है वो 4 से कम हो रहा है, ठीक है, क्लियर, तो फिर वो गलत है। तो वही कहानी मैं यहाँ कह रहा हूँ, अगर NaCl बना दिया तो ये फिर स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका 3 ही बॉन्ड बच जाएगा। तो होता क्या है कि ये अपना एक और मॉलिक्यूल ले आता है। कहाँ से ले आएगा? बुला के ले आएगा, किसी के घर से बुला के ले आएगा। एक्चुअल में एक बिकर में जब जहाँ हम ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे एक कंपाउंड नहीं होता। तुम सोच के देखो, एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब ले लिया तुमने, ठीक है, ये एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें क्या एक एक एल्काइल हाइड डाल दोगे? बिल्कुल नहीं। अगर तुम 4-5 ड्रॉप भी डालते हो तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर में यहाँ पे, ठीक है, एल्काइल हाइड आता है। ठीक है, तो बहुत सारा एल्काइल हाइड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जैसे तुम एक यहाँ लिख रहे हो, एक्चुअल में तुम बहुत सारे यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा, और तुम वैसे ही एक सोडियम नहीं ले सकते। ठीक, तो सोडियम का जो तुमने टुकड़ा लिया ना सोडियम का, एक्चुअल में 2 सोडियम है यहाँ पे, मान लो ऐसे, और ये जो 2 सोडियम है वो 2 NaCl के साथ जोड़ के बाहर हो जाएगा, 2 NaCl, और ये अब आपस में जुड़ सकते हैं। पहले जो एक के साथ नहीं हो पा रहा था, ये दोनों खुद को स्टेबलाइज करने के लिए आपस में जुड़ जाएंगे। ये बना लेगा CH3 और साथ में क्या निकल जाएगा? 2 NaCl। ठीक है, यहाँ भी सेम कहानी है, ये जो ऊपर मैंने नॉर्मल सा रिएक्शन लिखा था ये। तो उस रिएक्शन जो है वो कार्बन को डबल करने के लिए यूज किया जाता है। एक ही कार्बन जो है वो खुद के साथ रिएक्ट करके डबल कर लेता है। प्रोडक्ट इज हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन, ये बात याद रखना। और ये कहानी केवल और केवल उर्ज की नहीं है, एक्चुअल में अगर ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कहानी है। उर्ज जो है वो ये रिएक्शन परफॉर्म करता है, एक रिसर्च पेपर पब्लिश करता है और उसमें लिखता है कि जब भी अल्काइल हाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो आर आर बनाएगा। ठीक, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम जो था, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था फिटिंग। एफ, फिटिंग। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन ये क्या करता है? ठीक, ये
उर्ज रिएक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ता है और ये एक पॉइंट पे आता है कि उर्ज ने केवल अल्काइल हाइड बोला, उसने कहा कि अगर यही सेम रिएक्शन जो है, ये सेम रिएक्शन अगर हम अराइल हैलाइड के साथ करें तो क्या नहीं होगा क्या। जैसे उसने लिया अराइल हैलाइड और यहाँ पे ले लिया उसने क्लोरीन, और उसने सेम रिएक्शन किया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, जो कि उर्ज ने भी किया था एग्जैक्टली सेम। ठीक, तो उसने देखा कि ये रिएक्शन तो बिल्कुल हो रहा है और बिल्कुल वैसे ही डबल हो जा रहा है, जहां से हम क्लोरीन हटा रहे हैं वहीं से, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल उसका आके जुड़ रहा है और ये डबल हो जा रहा है। ठीक, क्लियर। तो इस रिएक्शन को फिटिक रिएक्शन का नाम दे दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे उर्ज ने परफॉर्म करा था, इसने भी बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करा, बस उर्ज ने अल्काइल हैलाइड बोला था, इसने अराइल हैलाइड बोल दिया। जैसे ही लोगों को पता चला, उसने कहा, उन्होंने कहा कि एक नोबेल प्राइज लेने के लिए हम भी करते हैं, क्योंकि कुछ नया करोगे, ऑब्वियसली केमिस्ट्री में कोई नेम रिएक्शन आएगा तो काफ़ी अवार्ड मिलते हैं और बहुत नाम होता है ऑब्वियसली। तो जैसे फिटिंग ने, जैसा नाम था, इसने फिट कर दिया, ठीक है, आर हटा के बेंजीन रिंग फिट कर दिया उसने। एक और साइंटिस्ट था, उसने भी दिमाग लगाया, उसने कहा कि उज ने कहा है अल्काइल हाइड और फिटिक ने कहा है अराइल हाइड, तो क्यों ना मैं एक दिमाग लगाऊं, मैं यूज करूं एक फिटिक का रिएजेंट, ठीक है, और एक यूज करूं, CH3 नहीं लिखूंगा, आर लिखूंगा, एक यूज करूं, ठीक, उर्ज का रिएक्शन, सोडियम और ड्राई एथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करूं और पूरी दुनिया को चौंका दूं। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, यहां से क्लोरीन हटेगा, यहां से एक्स हटेगा, यहाँ भी क्लोरीन लिख देता हूं मैं, सॉरी एक्स लिख देता हूं यहाँ भी। ठीक, तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही होगा, यहाँ से एक्स हटेगा, यहाँ से एक्स हटेगा, सोडियम के साथ 2Na बना लेगा, 2Na बना लेगा, और इस बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ जाएगा आके, आर जुड़ जाएगा। ठीक, वो भी साइंटिस्ट काफी खुश था कि अब मेरा नाम पे आएगा, बट एक्चुअल में इसका नाम बदल दिया गया, उन्होंने कहा कि इसे किसी नाम पे पब्लिश नहीं करेंगे, जो लिखा है वही करेंगे। एक रिएजेंट इसमें क्या यूज किया गया है, उर्ज का, और दूसरा किसका यूज किया गया है, फिटिक का। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन सेम है। ठीक, एक में अल्काइल हाइड, एक में अराइल हाइड, एक में अल्काइल हाइड और एक अराइल हाइड, सेम कहानी। ठीक है, क्लियर। और एक लास्ट रिएजेंट जो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है मैं बात करना चाहूंगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है बहुत आसान सा है। अगर तुम्हारे पास कोई भी अल्काइल हाइड है, कोई भी अल्काइल हाइड है, अगर तुमने इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ किया इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई एथर, ठीक है, अगेन ड्राई एथर, तो एक अजीब सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं RMgX, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं अभी, उन सब लोगों को पता होगा ग्रिग्नार्ड्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो whenever alkyl halide react with magnesium in the presence of dry ether, तुम्हें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मिलेगा। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का खास बात क्या है वो समझो। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का खास बात ये है कि ग्रिग्नार्ड्स ने एक ऐसा रिएजेंट बना दिया पूरी दुनिया में, इतना चमत्कारी रिएजेंट, क्योंकि कार्बन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज तो फिर भी स्टेबल है, बट कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता। कभी तुमने पूरे क्लास में, मैंने 3 बेसिक्स क्लास ले लिया आज की क्लास में, कभी मैंने कभी कार्बन आयन का बात करा? बिल्कुल नहीं। मैंने कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का बात ही नहीं करा, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल होता है। लेकिन विक्टर ग्रिग्नार्ड्स 1901 में, ठीक है, एक ऐसा रिएजेंट बना देता है जिसने पूरा का पूरा केमिस्ट्री चेंज करके रख दिया, पूरा का पूरा केमिस्ट्री बदल कर रख दिया। रातों रात जो है वो केमिस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया। ठीक, क्योंकि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के हेल्प से हम कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते थे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड्स ने, ठीक, आर के ऊपर माइनस चार्ज का फॉर्मेशन कर दिया, मतलब कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर दिया। ग्रिग्नार्ड्स का खास बात यह है कि उसमें जो एल्काइल पार्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज बियर कर सकते हैं, जबकि किसी और कंपाउंड में, किसी और रिएक्शन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, हमेशा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन 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 यही कहते रहते हैं हम। बट ग्रिग्नार्ड्स के आर में नेगेटिव चार्ज था और MgX पे ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा, और कहीं भी हम इसका रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली बिना किसी प्रॉब्लम के। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे मेरे पास अगर एक कोई एल्काइल हैलाइड है, RC डबल बॉन्ड OH, और मैं इसका रिएक्शन जो है वो किसी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ कराना चाहता हूँ, R' लिखा है मैंने जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे R ले लिया है। तो ये C डबल बॉन्ड O, नॉर्मल रिएक्शन करना है, जो तुम्हें सिखाया मैंने वही करना है।
सी डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। आर एम जी एक्स टूटेगा किसमें, आर माइनस में और किसमें एम जी एक्स प्लस में। ठीक, आर माइनस कहाँ जोड़ दोगे, सी के ऊपर, क्या बनेगा प्रोडक्ट आर सी आर डैश, आगे है एच, यहाँ क्या है ओ, ओ पे माइनस था एम जी एक्स पे प्लस था, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे एम जी एक्स। ठीक, एम जी एक्स, ये एम जी एक्स प्लस था और ये माइनस था, बट एक्चुअल में ये एम जी एक्स जो है वो ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं होता है, तो बाद में ग्रिग्नार्ड्स के डालने के बाद हम हमेशा वाटर डाल देते हैं। वाटर का जो ओ एच माइनस होता है ना, उससे ये एम जी एक्स जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है, ओ एच एक्स, और ओ के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो आर सी ओ एच, यहाँ पे आर डैश और एच। तुम देख रहे हो कितना आसान सा रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड्स से करने के लिए। आगे मैं और बहुत डिटेल में ग्रिग्नार्ड्स का रिएजेंट पढ़ाऊंगा, सॉरी रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे बस रिएजेंट पढ़ना था तुम्हें कि बनता कैसे है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड करके एक टॉपिक होगा एनसीईआरटी में, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स में, ठीक है, जहाँ पे मैंने ऊर्ज वगैरह पढ़ा है उससे जस्ट पहले होगा, ठीक है। तो मैंने वो बता दिया तुम्हें कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन जो है वो कैसे करते हैं। एक अल्काइल हाइड ले लो, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, और तुम्हें मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बाद में इसके यूज को बहुत ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, उसे भी मैं यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ, ठीक है, और वो है दो नेम रिएक्शन। दो नेम रिएक्शन, एक है फिंकलेस्टीन रिएक्शन, फिंकलेस्टीन रिएक्शन वैसे तो तुम लोगों को याद होगा, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ फिंकलेस्टीन रिएक्शन, और दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलेस्टीन रिएक्शन करता क्या है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन जो है वो हैलोजन एक्सचेंज में आते हैं, हैलोजन एक्सचेंज में, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई एल्काइल हाइड है, खासकर तुम्हारे पास एल्काइल हाइड तो CH3, मान लो तुम्हारे पास एक एल्काइल हाइड है CH3 CH2 और क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी, लेकिन अगर तुम्हें इसमें आयोडीन जोड़ना हो, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयोडीन और फ्लोरीन का एंट्री बैन है एक्चुअल में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन, जो भी हम खाना खाते हैं या हमारे बॉडी की अगर मैं बात करूं, तो फ्लोरीन हम डाइट के थ्रू ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन आता ही नहीं है। फ्लोरीन एक बहुत वायलेंट एलिमेंट है जो बहुत विग्रस रिएक्शन करता है किसी भी कंपाउंड के साथ, तो नेचर ने फ्लोरीन को दूर रखा है खुद से, लाइफ केमिस्ट्री से दूर रखा है। तो हमारे बॉडी, तुम्हारे बॉडी किसी भी खाने में, ठीक है, बॉडी में फ्लोरीन का कंटेंट तो होना चाहिए, लेकिन खाने के थ्रू हमें फ्लोरीन नहीं मिलता। फ्लोरीन के लिए फ्लोरीन का एक ही सोर्स है एक्चुअल में, जो पोर्टेबल वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें फ्लोरीन का कंटेंट होना चाहिए थोड़ा बहुत, 1 ppm से 1.5 ppm तक होना चाहिए हमारे पानी में फ्लोरीन। बोन्स और टीथ के लिए फ्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी हम खाना खाते हैं वो फ्लोरीन का सोर्स हो ही नहीं सकता, उसमें फ्लोरीन होता ही नहीं है। सिमिलरली आयोडीन का भी एंट्री जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बैन है, ठीक। नेचर जो है वो आयोडीन का कोई सोर्स प्रोड्यूस ही नहीं करती जिसे हम खा सकते हैं। दैट्स वाई आयोडीन हमें किसी और डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। तो यू ऑल नो दैट कि तुम्हारे सॉल्ट में आयोडीन है ना, तुम्हारे नमक पे लिखा होगा टाटा सॉल्ट, याद है, देश का नमक, उस पे नीचे क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो ट्रिपल आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब है उसमें आयोडीन ऐड करा गया है एक्चुअल में। तो वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन और ब्रोमीन तो मिल जाएगा, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन नहीं मिलता है। अगर तुम्हें आयोडीन ऐड करना है तो फिंकलेस्टीन कहता है कि तुम इसका रिएक्शन NaI के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है। जब तुम इसका रिएक्शन NaI के साथ कराओगे तो ये रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन हटके क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2I, ठीक है, और NaCl जो है वो बाई प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा, ये हैलोजन एक्सचेंज में आता है। तो कोई भी क्लोरीन या ब्रोमीन अगर जुड़ा हुआ है, इफ यू हैव एनी RX वेयर X इज क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है, so when you react this compound with NaI in the presence of dry acetone, तो वो X हट जाएगा और वहां पे जुड़ जाएगा आयोडीन, और बाई प्रोडक्ट में तुम्हें मिल जाएगा NaX। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन जो है वो स्वार्ट्स भी करता है, कहता है कि कोई भी अल्काइल हाइड ले लो, कोई भी अल्काइल हाइड, बट X क्या होना चाहिए, क्लोरीन या ब्रोमीन ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम्हें फ्लोरीन जोड़ना है तो तुम्हें यूज करना पड़ेगा AgF, ठीक। जब तुम AgF यूज करोगे AgF, तो यहाँ पे RF बन जाएगा और साथ में AgX, AgCl या AgBr बाहर हो जाएगा। तुम AgF की जगह पे SbF3 भी यूज कर सकते हो, बुक में लिखा होगा देख लेना, ठीक है। या फिर तुम यूज कर सकते हो COF2, या फिर तुम यूज कर सकते हो Hg2F2, इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो। वैसे तो लोग HEF ही याद रखते, तुम भी HEF याद रख सकते हो, लेकिन मैंने ये सारे कुछ लिख दिए
जो स्वाट्स में ये तुम्हें रिएक्शन करके देगा, है ना, क्लियर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे फॉर एग्जांपल जो क्लोरोफॉर्म है, याद है क्लोरोफॉर्म, वही बच्चे बेहोश करने वाला, ठीक है, CH Cl3, इसको बहुत ढंग से रखना पड़ता है। पेपर में पूछता है कि वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन कूल एंड डार्क प्लेस, ठीक है, अवे फ्रॉम द सनलाइट, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीजन और सनलाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और सनलाइट के प्रेजेंस में फॉस्जीन गैस बनाता है, ठीक है, दैट इज CO2 Cl2, फॉस्जीन गैस बनाता है, फॉस्जीन गैस बनाता है, ठीक है, क्लियर। ये जो है ये हाईली पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस, और बहुत जल्दी जो है वो किसी को भी मार सकता है, ठीक, तो बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि जो क्लोरोफॉर्म है उसे सनलाइट से दूर रखना होता है, ये बात ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है, ये भी पेपर में पूछ लेता है, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस अगर हम ऐड कर लें इसमें लास्ट में, ठीक है, चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा, बट अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐड कर लो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन अगर ऐड कर लो, ध्यान देना सब लोग, ठीक है, सब लोग क्वेश्चन कर लेना। कन्वर्जन जो है इस चैप्टर का, वो कन्वर्जन जो है वो जनरली अल्कोहल फिनोल एथर और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर का है, तो वो अगला जो चैप्टर आएगा उसमें मैं कन्वर्जन्स को ऐड अप करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सारे कन्वर्जन जो है वो एक्चुअल में अल्कोहल चैप्टर के हैं ना, तो मैं भी कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है चैप्टर में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देखो, मैंने इसीलिए ये पूरा का पूरा लेक्चर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया, एक एक लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया है, कोई भी पेज देखो मैंने सारे क्वेश्चंस या सारे लाइंस एक्सप्लेन किए हैं, जो लाइन मैंने एक्सप्लेन नहीं करे वो नहीं इंपॉर्टेंट रहा होगा या मैंने बेसिक्स में यूज कर लिए होंगे, इसलिए मैंने नहीं एक्सप्लेन करा उसे, ठीक। कोई भी क्वेश्चन उठाओ डायरेक्टली आंसर लिखोगे, तुम देखो बोर्ड पे, मैं ऊपर से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये सारे तो वैसे भी कन्वर्जन है, इथेनॉल ब्यूटानॉल, मैं कन्वर्जन का क्लास अलग से लूंगा, उसका मैं एक अलग सा लेक्चर डालूंगा, ठीक है, आधे घंटे 35 मिनट का एक लेक्चर जिसमें सारे के सारे कन्वर्जन मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़े चैप्टर्स थोड़े और कवर करने के बाद, थोड़े और रिएजेंट्स याद करने के बाद, जितने रिएजेंट्स मैंने आज तुम्हें याद कराए तो बहुत जल्दी बोलूंगा, बट याद रखना ये सारे रिएजेंट्स याद कर लेना, ठीक है, क्लियर। जो भी हमने रिएजेंट्स बात किया, चाहे वो SOCl2 था, ठीक है, एनहाइड्रस FeCl3 था, AlCl3 था, जो भी था सारे के सारे रिएजेंट्स याद करके रखना। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH2 ClNaI, ठीक, अभी बताया था फिंक्लेस्टीन रिएक्शन है, क्लोरीन हटाएंगे आई जोड़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, KOH लिखा हुआ है, ये अल्कोहलिक KOH है, ठीक है, अल्कोहल है, इथेनॉल अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, अल्कोहलिक KOH का काम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब कि ब्रोमीन और उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के एल्कीन बनाने का, इसे मैंने बेसिक्स वाले क्लास में ऐड किया हुआ है, ठीक है, वहां से देख लेना, अगर नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में वापस से बता दूंगा इसे, वैसे वहां पे मैंने बताया अल्कोहलिक KOH का यूज क्या है, यहाँ पे भी NaOH लिखा हुआ है, ब्रोमीन हटा के OH जोड़ देंगे, कोई अल्कोहलिक वगैरह नहीं है तो ब्रोमीन, अगर अल्कोहलिक नहीं है कोई भी बेस है तो क्लोरीन या ब्रोमीन हटा के OH जोड़ देंगे, अल्कोहलिक है तो एल्कीन बनाएंगे, ठीक है। मैं वापस बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर किसी को, अगर कोई भूल गया हो, तो अगर हमारे पास ब्रोमीन है या क्लोरीन है कुछ भी है, यहाँ पे H ले लेता हूँ, ऐसा कुछ है, और अगर किसी ने लिख दिया यहाँ पे कि अल्कोहलिक KOH, कोई भी अल्कोहल ले लिया और साथ में KOH लिख दिया, जैसे इथेनॉल और KOH लिख दिया, अल्कोहल और KOH, ठीक, तो क्या होता है अल्कोहलिक KOH क्या करता है, पहले तो ब्रोमीन या क्लोरीन को हटाता है और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक, वहां से ब्रोमीन हट गया और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हट गया, ब्रोमीन हटेगा इन द फॉर्म ऑफ माइनस, तो कौन सा चार्ज छोड़ जाएगा, प्लस, और CH3 पे से हाइड्रोजन हटेगा प्लस के फॉर्म में, तो कौन सा चार्ज छोड़ जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के बीच में क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, तो इस तरह से एल्कीन बन जाता है। अल्कोहलिक KOH अगर डालोगे, ठीक है, किसी भी एल्काइलाइड में, तो एल्कीन बना लेता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, KCN, क्या बताया था, Br हट के क्या जोड़ देंगे, CN जोड़ देंगे, यहाँ पे हमारे पास है एक ये एक्चुअल में विलियमसन सिंथेसिस है अल्कोहल फेनोल एथर का, तो इसकी बात नहीं करेंगे। SOCl2 है, OH हटा के क्लोरीन जोड़ देंगे, पेरोक्साइड लिखा है, बॉन्ड उल्टा ब्रेक करेंगे, ज्यादा से कम की तरफ नहीं, कम से ज्यादा की तरफ, ठीक, यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिखा है, नॉर्मल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और जोड़ के प्रोडक्ट लिख देंगे। यहाँ पे KCN का मैकेनिज्म पूछ रहा है, ठीक है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, बैक साइड से अटैक करेगा, SN2 पाथ फॉलो करेगा, बैक साइड से अटैक करके कर देंगे। रिएक्टिविटी पूछ रहा है SN2 पाथ का, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म का, SN2 के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, याद है, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें सबका स्ट्रक्चर बना लो, इसका स्ट्रक्चर बना लो, इसका स्ट्रक्चर बना लो, इसका स्ट्रक्चर बना लो, जिसका डिग्री सबसे कम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 के लिए,
जो इसका डिग्री उससे ज़्यादा है वो बाद में, और सबसे ज़्यादा डिग्री वाला सबसे आखिरी में, SN2 के लिए। अगर यही क्वेश्चन किसके लिए पूछता है, SN1 के लिए, तो उल्टा अरेंज कर देते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। यही सेकंड पॉइंट और यही थर्ड वाला भी, ठीक। यहाँ भी एक्वस के OH की बात कर रहा है। एक्वस के OH बोलेगा तो एल्कीन नहीं बनाएंगे, ये अल्कोहलिक के OH है। एक्वस के OH ब्रोमीन क्लोरीन हटा के OH जोड़ देता है, ठीक है। दैट्स इट। मैंने एनसीईआरटी में एक एक लाइन डिस्कस करा है। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, गो थ्रू एनसीईआरटी, ठीक। कोई भी और भी दिक्कत होता है कमेंट करो, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी गलत लिखा है मैंने, कमेंट करो, वहां पे मैं इसे सही कर दूंगा। वैसे अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, ठीक, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस करो, ये पूरा का पूरा लेक्चर देखो, तुरंत लगाने बैठ जाओ। जितने भी पहले के पिछले साल के या पिछले 10 साल या 12 साल के जितने भी क्वेश्चंस मिल जाए, तुम सीधे हेलो एल्केन के टिक कर सकते हो। पॉइंट इज कि अभी कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्जन के लिए मेरा एक अलग से लेक्चर आएगा। बाकी मैंने सारे रिएक्शंस इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है, क्लियर। तो ठीक, अभी हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन खत्म कर लिया। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अल्कोहल फेनोल एथर का आएगा। उसमें उस लेक्चर को कवर करने के बाद उसके बाद मैं मैकेनिज्म का एक सेपरेट लेक्चर निकालूंगा और उसे कंप्लीट करूंगा, ठीक है, क्लियर। थैंक यू।